पानी के बारे में जानेंगे। पानी के बारे में जानेंगे मतलब पानी हार्ड कैसे होता है, पानी सॉफ्ट कैसे होता है, अगर पानी हार्ड है तो उसकी हार्डनेस कैसे रिमूव की जाती है ना। छोटे छोटे चैप्टर्स है बेटा, इनको कोशिश किया करो कि जब पढ़ाया जा रहा है तभी इतना जबरदस्त तरीके से समझ लिया जाए कि इनको वापस से जो है वो रिवीजन बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनमें थोड़ा याद रखने वाला ज्यादा है उसको टेस्ट के ज्यादा पास पढ़िए, मतलब थोड़ा जल्दी पढ़िए, थोड़ा ही पहले पढ़िए ताकि आपको याद रहेगा, है ना, और आपके लिए हेल्पफुल हो। बेसिकली हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले हाइड्राइड में भी पढ़ा कि H2O को कैसा हाइड्राइड बोलोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड होता है। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हो? स्वागत है आपका एक बार फिर से कंपटीशन वाला चैनल पर। मैं मोहित दादीज लेकर आया हूं हाइड्रोजन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। जी हाँ, और लेक्चर नंबर 2 का मतलब ये लास्ट का लेक्चर है ना। 2 ही लेक्चर हैं हाइड्रोजन के हमारे पास और ये आखिरी लेक्चर होगा। आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम पानी के बारे में जानेंगे। पानी के बारे में जानेंगे मतलब पानी हार्ड कैसे होता है, पानी सॉफ्ट कैसे होता है, अगर पानी हार्ड है तो उसकी हार्डनेस कैसे रिमूव की जाती है। उससे पहले पानी की कुछ बेसिक सी बातें सीखेंगे। नॉर्मल पानी को हैवी वाटर से कंपेयर कुछ जो है क्या बोलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, कुछ नहीं बहुत सारी प्रॉपर्टीज नॉर्मल वाटर की और हैवी वाटर्स की अपन कंपेयर कर लेंगे। उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आप समझ जाओगे, है ना। और उसके बाद हम आएंगे H2O2 पे, देन हम छोटा सा एक पार्ट है हमारा D2O, उस पर आएंगे। तो मेनली फोकस रहेगा वाटर एंड वाटर की हार्डनेस रिमूवल पर हमारा मेनली फोकस रहने वाला है। चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा नया लेक्चर, हाइड्रोजन का नया लेक्चर जिसमें हम बात करने वाले हैं वाटर की। चलिए तो शुरू करते हैं जबरदस्त तरीके से, है ना। छोटे छोटे चैप्टर्स है बेटा, इनको कोशिश किया करो कि जब पढ़ाया जा रहा है तभी इतना जबरदस्त तरीके से समझ लिया जाए कि इनको वापस से जो है वो रिवीजन बार बार करने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, एग्जाम से पहले कुछ ऐसे चैप्टर्स को देख के जाना पड़ता है क्योंकि ये भूल जाते हैं, टाइम कम मांगते हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन एग्जाम से पहले ऐसे चैप्टर्स को रिवाइज जरूर करके जाया करो जिनमें जो है चीजें थोड़ी सी याद रखने वाली ज्यादा होती है। तो हमेशा कोशिश करिए बेटा कि इनफैक्ट मैं तो अपने सब्जेक्ट के लिए ही कहूंगा, है ना, कि बायोलॉजी और क्या बोलते हैं केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसको एग्जाम से पहले या टेस्ट से पहले सबसे लास्ट में पढ़ा करो। मतलब जो आप बाकी फिजिक्स पहले कर लिए, कॉन्सेप्चुअल है, ऑर्गेनिक कर लीजिए, आप फिजिकल कर लीजिए, है ना, बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक को एक साथ आप इस तरह से पढ़िए क्योंकि इनमें चीजें जो है वो थोड़ी सी याद रखने वाली ज्यादा होती है बेटा। मैं मानता हूँ याद रखने वाला चीजें ज्यादा है, तो जिनमें थोड़ा याद रखने वाला ज्यादा है उसको टेस्ट के ज्यादा पास पढ़िए, मतलब जो जल्दी पढ़िए, थोड़ा ही पहले पढ़िए ताकि आपको याद रहेगा, है ना, और आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह से मेन एग्जाम में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चीजें जिनको याद ज्यादा रखना है उनको ऐसा है कि वापस से भूलते भी उतना ही जल्दी है, ठीक है। बायोलॉजी जितनी जल्दी आसान है याद होती है, इनऑर्गेनिक जितना जल्दी आसान लगने लगती है कि अरे यार ये हो गया हो गया हो गया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो जितना जल्दी याद हो रहा है बेटा वो उतना जल्दी भूल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई मतलब कह नहीं सकते कुछ इस बारे में। तो आप अपने जो क्या बोलते हैं अपना मैनेजमेंट या अपना पढ़ने का जो तरीका है, अपना टाइम मैनेजमेंट कुछ इस हिसाब से आप शेड्यूल कर लीजिए कि आपको ये सब चीज़ें जो हैं किस तरह से रिवाइज करनी है, क्या करना है। एक परफेक्ट टाइम टेबल में पढ़ाई किया कीजिए बेटा। इस तरह से नहीं कि हाँ कोई मतलब जैसे कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है कि हाँ ठीक है पास होना है, ऐसा नहीं बेटा। कंपटीशन एग्जाम है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ता है, पूरी रणनीति के साथ आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, उसके बाद आप मैच जीत पाएंगे, अदरवाइज आप मैच हार जाएंगे। तो इन रणनीति में सब कुछ आता है, आपके खाने का टाइम, आपके सोने का टाइम, आपके उठने का टाइम, है ना, आपकी डाइट, इनफैक्ट, है ना, आपकी डाइट क्या है, आप क्या खा रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और छोटा मोटा एक्सरसाइज अगर करते हो, वॉक करते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो या इवनिंग वॉक करते हो तो उसको भी अपने शेड्यूल में जरूर ऐड करिए। और उसके बाद कंसिस्टेंसी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो और आप पढ़ रहे हो, अगर 5 घंटे के लिए आप पढ़ने बैठे हो, अगर आपने सोचा कि हाँ मैं अभी 1 बजे बैठा हूं दिन में और अब मैं 6 बजे उठूंगा, तो कोशिश करिए कि उन 5 आवर्स की सिटिंग में कोशिश करिए, मैं जानता हूं उन 5 आवर्स की सिटिंग्स में इफेक्टिवली 5 आवर्स पढ़ाई नहीं होगी। 5 घंटे बैठोगे पढ़ने तो 5 घंटे पढ़ोगे नहीं बेटा, बीच में कोई आएगा, पानी पीने भी जाओगे, मोबाइल भी चला लोगे, तो सारी चीजें होती है, मैं मानता हूं, लेकिन कोशिश करिए इन सबको कम से कम करें, कम से कम करके इफेक्टिव आवर्स ज्यादा बढ़ाएं, है ना। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है ना बेटा आपने, एक तो होता है न्यूक्लियर चार्ज, सब में है आप में, एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि बात वही है कि बचा हुआ चार्ज कितना, मतलब इफेक्टिव स्टडी आवर्स को आप ज्यादा से ज्यादा करिए। मतलब 5 आवर्स के लिए बैठे हैं तो कोशिश करिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 घंटे में सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ पाए, नहीं, उसको मैक्सिमम करिए। 5 के 5 नहीं होंगे जानता हूं, लेकिन 4:30 हो सकते हैं, 4 आवर्स 15 मिनट हो सकते हैं, इतने तो हो ही सकते हैं,
ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। और लड़ाई खुद से है, आपने ये खुद तय किया है, आपने अपना सपना खुद चूज किया, आपने सिलेक्ट किया है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपने अपना सपना खुद तय किया, आपने रास्ता खुद तय किया है। तो फिर इस रास्ते में जो भी आपके सामने आ रहा है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, वो उनको सबको आप हटाते जाइए, क्योंकि आपका ही डिसीजन है कि डॉक्टर बनना है। ठीक है, कोई आपको जबरदस्ती डॉक्टर नहीं बना रहा बैठ के कि भैया तेरे को नीट क्लियर करना है, वो ऐसा कुछ नहीं है। आपका सपना है, आपको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए तो शुरू करते हैं हाइड्रोजन चैप्टर को, दूसरे लेक्चर को। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, वाटर 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं। एक सेकेंड, हाँ, वाटर आज करेंगे, H2O2 करेंगे और D2O करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम वाटर पे। वाटर के बारे में क्या जानते हो, मतलब वाटर के बारे में क्या जानते हो? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना, सभी जानते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। पोलर होता है क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो यही लिखना होता है H2O। H2O का मतलब ये H है, ये H है, ये H है, और इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। फिर इसमें ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है? तो sp3 होता है। इसकी शेप क्या होती है? तो बेंट होता है। इस तरह की तमाम जानकारी जो आपको पहले से पता है वो ही बोल रहा हूं, तमाम जानकारी बोल रहा हूं कि आपको इसको पता है इसका स्ट्रक्चर बेंट होता है या एंगुलर होता है। ठीक है, उसके बाद ये इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर एट ऑक्सीजन। अगर लोन पेयर है तो ये डोनर की तरह काम कर सकता है, कैन बी वर्क एज, कैन बी एक्ट एज लुईस बेस, है ना, लुईस बेस होता है। बेसिकली हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, हाइड्राइड में भी पढ़ा कि H2O को कैसा हाइड्राइड बोलोगे? तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड होता है। एक तरह से ये कैसा हाइड्राइड होता है पता है? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड होता है, इसको इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बोलते हैं। कल ही पढ़ा था अपन ने। ठीक है भाई, खूब सारी बातें, मतलब मैं भी सोच के नहीं आया हूं कि इसमें क्या क्या करना। मैंने भी H2O के एक स्ट्रक्चर बना लिया, अब मैं जो H2O के बारे में जानता हूं बस मैं वो लिख रहा हूं बेटा। इसी तरह से आप भी H2O के बारे में जो कुछ भी जानते हो बस वही सोचो। H2O के बारे में आप क्या क्या जानते हो? देखो ये जो थीटा है, ये थीटा कितना होगा? तो ये थीटा मतलब बॉन्ड एंगल ये होता है 104.5 डिग्री होता है बेटा, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर आ गए। 2 लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इसका एंगल जितना होगा उससे क्या हो जाएगा? 109.5 डिग्री होना चाहिए था। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को सोचें अगर, तो अगर ये 2 वैलेंसी होती तो ये टेट्राहेड्रल होता। अब ये टेट्राहेड्रल नहीं, उस वैलेंसी की जगह क्या आ गया बेटा? 2 लोन पेयर आ गए, तो थीटा जो है वो क्या होंगे? 104.5 डिग्री हो जाएगा। एंगल जो है इसका 104.5 डिग्री हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? उसके बाद आप क्या सोच सकते हो इसके बारे में कि H2O जो है, हाँ, इसकी पोलैरिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है? ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर मॉलिक्यूल होता है, इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट जो है, इसका डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट को हमने क्या लिखा था? म्यू लिखा था। वो 0 नहीं होता, नॉन जीरो होता है बेटा। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। पोलर मॉलिक्यूल है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है ना, या यूं कह सकते हैं डायरेक्ट पोलर सॉल्वेंट ही बोल दो इसको, पोलर सॉल्वेंट होता है ये। ठीक है, उसके बाद हम और इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं कि इसके अंदर अगर हम देखें तो H प्लस अलग होने पर ये OH माइनस में अलग हो जाएगा। जैसे H प्लस निकाल दो तो बीच क्या बचेगा? H प्लस और OH माइनस होगा। तो इसके कुछ नेचर के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या ये आपका हाइड्रोलिसिस वगैरह और ये सब चीजें भी करता है, हाइड्रेशन भी करता है। मतलब किसी मेटल के अगर केटायन के को चारों तरफ से घेर ले तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड केटायन। अगर ये एनायन को चारों तरफ से घेर ले तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड एनायन। इस तरह की चीजें भी होती है। हाइड्रेशन में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? H बॉन्डिंग, इसके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है? H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग हमने पढ़ा था कि फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन H बॉन्डिंग कर सकता है बेटा। ये O है, O से जुड़ा हुआ H क्या कर सकता है? H बॉन्डिंग कर सकता है। H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, H बॉन्डिंग होती है प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। किस तरह की H बॉन्डिंग होती है? 3D H बॉन्डिंग होती है। ठीक है, 3D H बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा इसकी जो सॉलिड फॉर्म होती है उसको आइस बोलते हैं, उसमें भी H बॉन्डिंग होती है। 3D H बॉन्डिंग प्रेजेंट इन
आइस। अब आइस है क्या बेटा, H2O सॉलिड ही तो है। आइस को क्या बोलोगे, H2O सॉलिड ही तो बोलोगे, ये लो, ठीक है। और इसके बारे में मैंने सारी बातें कर ली हैं, इसके बारे में मैंने सारी बातें एच बॉन्डिंग में कर ली बेटा, कि आइस में क्या होगा, और वो हम डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट में, आप वहां जाकर चेक कर सकते हो। इतनी सारी बातें जो हैं H2O के बारे में, मैं नहीं आप भी पहले से जानते हो कि ये सब हमको पता है सर, ठीक है। अब कुछ नई चीज देखते हैं कि ये एम्फोटेरिक मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अगर बात करें, तो जैसे हम बात कर सकते हैं कि एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ H2O। सर एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक क्या होता है, तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह वर्क करने लगता है। इन ब्रोंस्टेंट सेंस एसिड और बेस दोनों की तरह वर्क कर सकता है, वर्क एज बोथ एसिड एंड बेस, वर्क एज बोथ एसिड एंड बेस, मतलब दोनों की तरह काम करेगा, एसिड की तरह भी काम करेगा, बेस की तरह भी काम करेगा। तो इसका एम्फोटेरिक नेचर समझने के लिए एनसीईआरटी में 2 रिएक्शंस दी हुई है, मैं वो समझा देता हूं। कुछ रिएक्शंस खास है नहीं बेटा, अभी आप खुद ही समझ जाओगे। अगर इसकी रिएक्शन हम NH3 के साथ H2O की रिएक्शन करवाते हैं, देखते जाना बेटा, NH3 की रिएक्शन H2O के साथ करवाते हैं तो क्या होगा, ये H प्लस में और OH माइनस में टूटेगा। ये H प्लस क्या करेगा, इसका जो लोन पेयर है वो इसको डोनेट कर देगा, इस H प्लस को। तो बताओ ये मिलके क्या बन जाएंगे बेटा, ये बन जाएंगे NH4 प्लस। क्या बन जाएंगे ये, NH4 प्लस। अब NH4 प्लस बन गया और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे, OH माइनस, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। जब NH3 और H2O की रिएक्शन की गई, एक्चुअली पानी में अमोनिया जो होती है वो अमोनियम आयन बन जाती है, और साथ में अमोनियम आयन बनने की वजह हुई क्या होगी, क्योंकि पानी ने H प्लस दिया होगा। अगर पानी ने H प्लस दिया है बेटा, तो मुझे बताओ ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये H प्लस डोनर है। ये क्या कर रहा है, ये H प्लस डोनर है। ये क्या बेटा, H प्लस डोनर है, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। यहां पे किस तरह का काम कर रहा है, ये एसिड की तरह काम कर रहा है। दिख रहा है आपको, किसने H प्लस दे दिया। आगे आ जाओ, अगली वाली रिएक्शन में हमने देखा, सेकेंड रिएक्शन में हमने इसकी रिएक्शन करवा ली बेटा, किसके साथ, हमने इसकी रिएक्शन करवा ली, H2S की रिएक्शन करवा ली, किसके साथ, H2O के साथ। अब H2O और H2S की रिएक्शन करवा दी। अब क्या करेगा कि ये जो है ये होता बेटा HS माइनस, और ये किसमें, H प्लस में टूटेगा। और ये H प्लस इसका जो लोन पेयर, इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर है, इसमें से एक लोन पेयर यहां पे डोनेट कर लेगा। मतलब असल में देखा जाए तो इस वाले H प्लस को इसने एक्सेप्ट किया। असल में देखा जाए तो इसने क्या किया, इस वाले मॉलिक्यूल ने किया क्या, ये जरा देखो कि ये H प्लस एक्सेप्टर हो गया। तो इसका मतलब है H प्लस अगर एक्सेप्टर कर दिया तो ये कैसी तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बहुत आसान है। अगर H2O और H प्लस को बनाया तो बनेगा बेटा H3O प्लस। क्या बनेगा, H3O प्लस, और साथ में क्या बनेगा, HS माइनस। क्या बनेगा बेटा, HS माइनस। तो इसमें क्या हो गया, ये तो बेस की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये H प्लस डोनर है, और ये H प्लस एक्सेप्टर काम कर रहा है। तो बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूं कि फर्स्ट वाले केस में देखोगे तो H2O ने H प्लस जो है वो डोनेट किया, मतलब वो एसिड है, और अगर इसने H प्लस एक्सेप्ट किया तो मतलब वो बेस है। और इस बार H प्लस एक्सेप्ट किया किससे, H2S से, मतलब H2S ने फिर डोनेट किया होगा बेटा, और H2S ने डोनेट किया, मतलब वो कैसा काम कर रहा है, वो एसिड की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर ये एसिड है, यहां पर ये एसिड है, तो फिर ये वाला बेस हो गया। ठीक है भाई, समझ में आई, आगे बढ़ सकते हैं। ये एम्फोटेरिक नेचर हो गया H2O का, किसका, एम्फोटेरिक नेचर है H2O का। अब कुछ और भी इसकी चीजें होती है, जैसे अगर बात करें ऑटो प्रोटोलिसिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ऑटो प्रोटोलिसिस। एक वर्ड आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा कि ऑटो प्रोटोलिसिस करके एक वर्ड लिखा हुआ है, कि पानी का ऑटो प्रोटोलिसिस हो जाता है। सर ये ऑटो प्रोटोलिसिस क्या होता है, प्रोटो का मतलब ये H प्लस है, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोटोन। क्या बोलते हैं इसको, H प्लस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोन। ऑटो प्रोटोलिसिस का मतलब है कहीं न कहीं H2O के मॉलिक्यूल्स आपस में ही H प्लस का एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहां पर ऑटो प्रोटोलिसिस का मतलब क्या हो गया कि ये जो H2O का मॉलिक्यूल है और साथ में ये जो H2O का मॉलिक्यूल है, इस H2O के मॉलिक्यूल को हमने X बोल दिया और इसको हमने क्या बोल दिया, Y बोल दिया।
है ना, अलग अलग मान लो। वैसे तो ये हमको ऐसे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बट मुझे कोई चीज समझानी है इसलिए मैं इनको नाम अलग दे रहा हूं। मैंने एक को XH2O बोल दिया और एक को YH2O बोल दिया। आपकी मर्जी, किसी में से भी एक में से H प्लस निकाल दो, किसी में से भी एक में से H प्लस निकाल दो। सपोज आपने इसमें से H प्लस निकाल दिया कि ये H प्लस और OH माइनस में टूटा, और ये H प्लस जाके कहां जुड़ गया, इसके पास जुड़ गया। तो अब मुझे प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट आपके सामने सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, प्रोडक्ट आपके सामने दिख रहा है कि अगर इसमें से H प्लस यहां चला गया तो एक तो बनेगा H3O प्लस। क्या बनने वाला है? एक तो H3O प्लस, और साथ में क्या बनेगा? OH माइनस। किसका OH माइनस बनेगा? X का। किसका OH माइनस बनेगा बेटा? X का। अच्छा, X ने H प्लस दिया है, X ने H प्लस दिया है और इसने X प्लस खाया है। अब देखो यहां पर भी आप देख लो, है दोनों ही H2O, है दोनों ही H2O, लेकिन एक एसिडिक नेचर दिखा रहा है और एक बेसिक नेचर दिखा रहा है। ये वाला X जो है इसको आप क्या बोलोगे? एसिड बोलोगे, क्योंकि ये H प्लस डोनेट कर रहा है। जिस एसिड से H प्लस निकल जाता है, फिर उसका पीछे बचा हुआ जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। तो मुझे बताओ कि ये जो OH माइनस है ये किसका बचेगा? X का बचेगा। किसका बचेगा? X का बचेगा। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये किसका है? ये कॉन्जुगेट बेस ऑफ X, कॉन्जुगेट बेस ऑफ X हो जाएगा, क्योंकि ये किस तरह से है? एसिड है। ये किस तरह से काम कर रहा है? यहां पे ये किस तरह से काम कर रहा है? एसिड की तरह काम कर रहा है ये वाला। और ये किस तरह से काम कर रहा है बेटा? बेस की तरह काम कर रहा है। तो बताओ, अगर ये बेसिक है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? इसको क्या बोल देंगे? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ Y, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ Y। ठीक है, तो ये आपको सिखाता है, ये आपको बताता है कि पानी के अंदर खुद ने ही आपस में ही दोनों ने मॉलिक्यूल जो है इन्होंने ही H प्लस का लेन देन कर लिया, मतलब ऑटो प्रोटोलिसिस हो गया। मतलब पानी खुद ही बैठा बैठा ही अपना कई बार क्या करता है? H प्लस रिलीज कर देता है। अब वो H प्लस जो रिलीज होगा वो तो हाईली रिएक्टिव होता है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर नहीं सकता, कल बताया। तो वो क्या जाएगा? वो जाएगा दूसरे किसी H2O के पास, और इस H2O के पास जाके उसको क्या बना देगा? H3O प्लस बना देगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल में हमको दो स्पीसीज मिल जाती है, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। इसका नाम होता है बेटा हाइड्रोक्सिल आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये पूरा केस कहलाता है ऑटो प्रोटोलिसिस। क्या कहलाता है ये? ऑटो प्रोटोलिसिस। तो जिस तरह से हमने यहां पर एक एम्फोटेरिक नेचर दिखाया था, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ H2O दिखाया था, तो यहां पे ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ H2O कर दो, तो ये दूसरी हेडिंग हो गई आपकी, है ना। ये सब NCERT में दिया है, मेरे ख्याल से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ दिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ दिया है। इसके अलावा ऑटो प्रोटोलिसिस के अलावा अब जो बात आती है कि क्या ये हाइड्रोलिसिस कर सकता है ना। तो देखो बेटा, वैसे तो हाइड्रोलिसिस पूरा डिटेल में जो है अपन 12th क्लास में सीखते हैं। कहां सीखते हैं? 12th क्लास में, या फिर पी ब्लॉक, आपका जो 11th का पी ब्लॉक है उसके 14th ग्रुप की रिएक्शन में थोड़ा बहुत मैं आपको हाइड्रोलिसिस के बारे में बताऊंगा। बट मेजर जो पार्ट आता है हाइड्रोलिसिस, वो रोल किसका होता है? हाइड्रोलिसिस रोल किसका होता है? तो हाइड्रोलिसिस रोल तो बेटा इसी का होता है, पानी। हाइड्रोलिसिस पानी, हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब टूटना। पानी टूटकर अगर रिएक्शन कर जाए, पानी टूटकर अगर रिएक्शन कर जाए तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। पानी क्या कर जाए? टूटकर रिएक्शन कर जाए तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो अगली रिएक्शन जो है वो मैं लिख, अगली जो प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है? हाइड्रोलिसिस। अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बारे में सिर्फ इतना ही लिखूंगा, पानी टूटकर रिएक्शन करे उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब टूटना। पानी टूटकर रिएक्शन करे उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस बोलता है। क्या पानी बिना टूटे हुए भी जुड़ जाता है? बिल्कुल जुड़ता है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होता है किसका? आयनिक कंपाउंड्स का। हाइड्रोलिसिस किसका होता है? क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं हम? हाइड्रोलिसिस किसको बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस होता है किसका? कोवेलेंट कंपाउंड्स का नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, यहां पे समझा नहीं रहा हूं, मैं साफ कह रहा हूं कि मैं यहां पे डिटेल में हाइड्रोलिसिस नहीं ले सकता, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट ये खूब सारी प्रॉपर्टीज भी कई बार स्किप कर देता हूं, लेकिन मैंने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने देखा है। जैसे SiCl4 है
और हमने यहाँ पे H2O लिया, बैलेंस करने मत बैठ जाना, अगेन कह रहा हूं बैलेंस करने मत बैठ जाना बेटा। यहां से हमको Cl माइनस हटाना है और जितने Cl माइनस है उतने Cl माइनस हटा दो और यहां से क्या जोड़ दोगे H, ये H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, क्योंकि पानी टूट कर रिएक्शन कर रहा है तो टूटेगा। अब बताओ Cl माइनस हटाओगे तो बदले में माइनस भी लगाओगे, तो कितने माइनस लगाओगे बेटा? यहां पे SI है तो ये 4 OH माइनस लगा देना, तो ये बन जाएगा SiOH का होल 4। फिर यहां से ये 4 Cl और यहां से 4 H प्लस जाएंगे तो क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या देगा? ये देगा आपको Cl माइनस, ये Cl माइनस और ये HCl निकल जाएंगे और ये कहां चिपक जाएगा? ये OH जो है वो इसके साथ चिपक जाएगा। Cl माइनस हटा दो, लिविंग ग्रुप को हटा दो, OH माइनस लगा दो, क्योंकि जब पानी टूटेगा तो बेटा H प्लस और OH माइनस में ही टूटेगा। बस उस OH माइनस को आपको सामने जो भी माइनस है उस वाली स्पीसीज की जगह चिपकाना है, जितनी है चिपका दो। ये बन गया SiOH का होल 4। इस तरह से बनता है बेटा, ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलो एक एग्जाम्पल लिया है, बहुत है 11th के लेवल पर, बहुत एग्जाम्पल ठीक है, काफी है ना। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी तो आप 12th क्लास में पूरा प्रॉपर हाइड्रोलिसिस जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चिंता ना करें। चलिए आ जाइए। इसके बाद आता है हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल के रूप में भी ये कई बार रहता है, H2O एज हाइड्रेटेड, H2O एज हाइड्रेटेड या H2O इन बोल दो, हाइड्रेटेड फॉर्म, हाइड्रेट फॉर्म। अब क्या होता है कि हाइड्रेट में आपने बहुत सारे फॉर्मूले देखे होंगे बेटा, आपने बहुत सारे इस तरह के फॉर्मूले देखे होंगे। आपने लिखा होगा BaCl2 डॉट 2H2O, आपने देखा होगा BaCl2 डॉट 2H2O। फिर आपने लिखा होगा कि यहां पे आपने एक चीज और देखी होगी कि CrCl3 डॉट 6H2O, ऐसा भी देखा होगा, CrCl3 डॉट 6H2O। और आपने ये भी देखा होगा CuSO4 डॉट 5H2O। सर इनमें फर्क क्या है? हमको देखने पे इनमें कोई फर्क नहीं लगता, क्योंकि हमको लिखने में तो ऐसा ही लिखना है, लेकिन बेटा असल में ये जो पानी चिपक रहा है, इनको डॉट लगा के जो कुछ भी वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उनको? हाइड्रेटेड फॉर्मूला। मतलब इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनके अंदर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स है। लेकिन इन सारे मॉलिक्यूल्स के मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं बेटा, मैंने क्या लिए हैं? 3 एग्जांपल लिए हैं। मतलब ये तो तय है कि इन तीनों में, आप इतना तो समझ ही पा रहे होगे कि मैंने ये 3 एग्जांपल ले लिए, दिखने में तीनों एक जैसे हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल इनमें एक तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे, इस पर बेस्ड होता है इसका क्लासिफिकेशन। मतलब कितने तरह के हाइड्रेट्स मिल सकते हैं ये पता चलता है हमको ये वाले चीजें देख के। जो सबसे पहला लिखा हुआ है आपके सामने BaCl2 डॉट 2H2O, उसको बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको? इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। ये वाला आपका इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। अब सर ये इंटरस्टिशियल क्या होता है? तो बेटा BaCl2 इज अ आयनिक कंपाउंड, BaCl2 इज अ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है तो बताओ इसने लैटिस बनाया होगा, और लैटिस कैसे बना होगा बेटा? तो मुझे बताओ इसने लैटिस किस तरह से बना रखा होगा, जरा देखो, इसको समझा देता हूं यहीं पे। ये बेरियम मान लीजिए ये Ba2 प्लस होगा, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? Cl माइनस होगा, फिर यहां पर भी Cl माइनस होगा, फिर Ba2 प्लस होगा, ठीक है, ये Ba2 प्लस होगा, फिर Cl माइनस होगा, फिर Ba2 प्लस होगा। इस तरह से चार्ज वगैरह सेटिस्फाई करना वो सब बाद की बातें हैं। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं कि इसका एक लैटिस किस तरह से होगा, जिसमें कैटायन भी होगा, एनायन भी होगा। इस तरह से इसका एक लैटिस बना हुआ होगा। उस लैटिस के बीच में, उस आयनिक लैटिस के बीच में ये खाली जगह बची होगी, इस खाली जगह को बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी कि इन खाली जगहों पे क्या हो जाता है? H2O के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं। इन खाली जगहों में क्या होता है बेटा? H2O हो जाता है। इनमें H2O बैठ गया, इसमें H2O बैठ गया। तो अगर किसी आयनिक लैटिस में, अगर किसी आयनिक लैटिस के वॉइड बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, बीच में जो जगह बचती है,
है ना। जैसे नारंगी नारंगी, मौसमी मौसमी, इस तरह से जमा के रखे ना बेटा, ऑरेंजेस को जमा के रखते हैं ना, उन ऑरेंजेस के बीच में जो गैप होता है, जूस की शॉप पे देखा होगा ऑरेंजेस को कैसे जमाता है, बिल्कुल लैटिस वैसे इमेजिन कर लो। तो बीच में आपको थोड़ी थोड़ी जगह दिखती है ना, वहां पे अगर आप किसी मॉलिक्यूल को ट्रैप कर रहे हो तो वो पहली बात तो वो जो खाली जगह है वो कहलाती है इंटरस्टिशियल। अगर उन खाली स्पेस में ऐसे H2O के मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाए तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। क्या बोलते हैं बेटा उसको? इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। तो ये देखिए पहला वाला केस हो गया आपका, पहला वाला केस क्या हो गया आपका? इंटरस्टिशियल हाइड्रेट का केस हो गया। विथ एग्जांपल बता दिया, वही एग्जांपल लिया जो एनसीईआरटी में दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इकलौता इंटरस्टिशियल हाइड्रेट है, नहीं, हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स बहुत तरह के होते हैं, बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। हम केवल ये, हमारा फोकस ये है कि हाइड्रेट को देखकर हम हमेशा ये ना सोचें कि सर ये डॉट लगा के जब हम H2O लिखते हैं तो वो सब में एक जैसा ही H2O होता होगा। नहीं नहीं नहीं, लिखना एक तरीके से है, लेकिन जब पता चलता है कि अंदर कुछ कहानी अलग है, अंदर की कहानी अलग है, तब पता चलता है बेटा अलग होती चीजें। आ जाओ अब देखो जरा, अब देखो बेटा ये क्रोमियम जो है ये +3 में आ रखा है ना। इस तरह के आइसोमर थोड़े अलग तरह के, इस तरह के सॉरी, इस तरह के हाइड्रेट जो है वो अलग होते हैं, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटेड बोल दो, कोऑर्डिनेटेड हाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेटेड हाइड्रेट। 12th क्लास में जाओगे, एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप ये सीखोगे कि जो H2O होता है वो उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं बेटा? 2 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। H2O अपना लोन पेयर मेटल कैटायन को डोनेट कर देता है। क्या कर देता है? मेटल कैटायन को डोनेट कर देता है। तो जैसे मैं इसकी स्ट्रक्चर इधर बना रहा हूं बेटा, इसकी वाली स्ट्रक्चर मैं इधर बना रहा हूं कि ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ इस तरह से होगा। जैसे ये क्रोमियम है, ये +3 लिख दिया, यहां पे एक H2O है ना, यहां पे एक H2O, बेसिकली ये OH और H इस तरह से जुड़ता है, जो लोन पेयर है वो इसको डोनेट किया जाता है। सिमिलरली ये H2O भी ऐसा ही होगा, ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, और ये भी H2O ऐसा ही होगा। अब आप समझ गए हो कि H2O में डोनर कौन है बेटा? ऑक्सीजन है। H2O में डोनर कौन है? ऑक्सीजन है। आगे जाके आप सीखोगे 12th क्लास में कि इस तरह से जो डोनर स्पीसीज होती है, जो लोन पेयर डोनर स्पीसीज होती है, उसको हम अब तक लुईस बेस बोल रहे हैं, मानता हूं वो सही भी है, लेकिन आगे जाके एक नया नाम आ जाएगा, लिगेंड। क्या बोलेंगे इसको? लिगेंड्स। तो ये लिगेंड्स की तरह वर्क कर रहा है। किस तरह से वर्क कर रहा है? ये लिगेंड्स की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि ये +3 है, क्योंकि ये +3 है और H2O जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये वाला जो +3 है इसको मैं यहां से हटा के बाहर लिख देता हूं ताकि अब आपको समझ आ जाए। अब जो क्या होगा, अब ये इस तरह से एक ब्रैकेट बना लो और इस पर 3+ लिख दो, ठीक है। मतलब +3 कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जब H2O इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसका नाम क्या लिख दिया बेटा? कोऑर्डिनेटेड हाइड्रेट। अब देखो आपने जो H2O लिखा हुआ है, आपने जो H2O लिखा हुआ है वो क्या हो गया आपके? 6 H2O, इस तरह से 4 H2O, सॉरी 6 है, मैंने 4 ही बनाए, सॉरी, हाँ 6 है। तो अभी यहां पे और बना लो बेटा, ये H2O ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा इस तरह से। ये H2O क्या बन जाएगा? ये ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। 6 है तो 6 बना दिए बेटा। अभी भी देखो 3+ बाहर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है वहां तक। तो अब आगे जाओ, अब 3+ को 3- चाहिए, तभी तो 4 सेटिस्फाई हो जाएगा उसकी वजह। तो 3- कौन से होगा बेटा? ये 3 क्लोरीन। तो इसको ऐसे साथ में क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा क्या साथ में? 3Cl-। क्या लिखा जाएगा इसको? 3Cl-। अब आपको समझ में आ गया कि ये किस तरह से बना हुआ है। आप देखो वहां पर H2O बेचारा फंसा हुआ था कहीं पे इंटरस्टेशियल स्पेस में, यहां पे H2O जो है साथ में लिखा इसी तरह से है बेटा, लिखने का तरीका सेम है लेकिन जुड़ने का तरीका अलग अलग हो गया, जुड़ने का तरीका अलग भी हो गया। अब CuSO4.5H2O में क्या कहानी है? तो कई बार क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेता है, कई बार क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बन के भी H2O का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। हालांकि इसमें दोनों केस आएंगे, एक ऐसा एग्जांपल होगा जिसमें मैं समझा दूंगा। तो ये वाला एग्जांपल हो गया आपके पास ऐसा वाला। अब यहां पे देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट। देखो बेटा इसकी स्ट्रक्चर देखना, CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, इसमें से 4 मॉलिक्यूल H2O के वो तो इस तरह से जुड़ जाएंगे,
मतलब कोऑर्डिनेटेड तरीके से जुड़ जाएंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी का जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस दिए होते हैं, चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं पिंक वाले बॉक्स में दिए होते हैं, वहां पूछा हुआ है साफ साफ कि CuSO4.5H2O में कितने H2O हाइड्रोजन बॉन्डेड है। आंसर इज 1। 5 में से सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है और बाकी के 4 कोऑर्डिनेटेड होते हैं इस तरह से। तो बेसिकली ये एग्जांपल आपको हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट तो समझा देगा, लेकिन इस एग्जांपल में मैं क्लियर कर देता हूं कि इस वाले एग्जांपल में हाइड्रोजन बॉन्डेड भी है और ऊपर वाला जो कोऑर्डिनेटेड हाइड्रेट है वैसा वाला भी सीन होगा। चलिए कैसा बनेगा बेटा देख लेते हैं इसमें। चलिए यहां पे ये Cu, फिर यहां पे एक H2O यहां से आ गया, एक H2O यहां पे 4 ही लेने, एक H2O यहां से आ गया। इस वाले H2O को हमने कुछ इस तरह से बना दिया कि ऑक्सीजन यहां, H यहां, H यहां, कोई दिक्कत इससे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहां पे ऑक्सीजन है, ये H है, ये H है, ऐसा बन जाएगा। देखो 4 H2O की कहानी तो समझ में आ गई। अब ये एक H2O है, वही तो हाइड्रोजन बॉन्डेड है बेटा। वो हाइड्रोजन बॉन्डेड किस तरह से होता है कि इस वाली स्पीसीज और SO4 वाला जो आपका यहां पे बना हुआ है S, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये O माइनस और ये O माइनस, SO4 ऐसा ही होगा बेटा। इनके बीच में इनके बीच में H बॉन्डिंग कर लेता है। अब इनके बीच में H बॉन्डिंग कैसे करेगा बेटा, तो यहां पे समझो इस बात को कि ये रहा, ये हाइड्रोजन है, तो इधर से H बॉन्डिंग अगर करवाओगे, इधर से H बॉन्डिंग करवाओगे तो बताओ इधर से ऑक्सीजन का क्या जोड़ोगे, लोन पेयर जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, लोन पेयर जोड़ोगे। ये देखो इस ऑक्सीजन का क्या करोगे, लोन पेयर जोड़ोगे। अब H2O बनाना है, H2O बनाना है तो बताओ ये क्या हो जाएगा, यहां पे H हो जाएगा, यहां पे भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। फिर इनके बीच में वापस से क्या हो जाएगी, इस H और इस O के बीच में क्या हो जाएगी, H बॉन्डिंग हो जाएगी। अब देखो ये बीच वाला ऑक्सीजन बीच वाला जो H2O का मॉलिक्यूल है, ये वाला बीच वाला जो H2O का मॉलिक्यूल है, अगर हम इसको ऐसे मार्क कर दें, ये वाला जो H2O का मॉलिक्यूल है ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड है, कितना है, ये एक है। और ये जो बाकी के हैं बेटा, बाकी के हैं, अगर मैं इसको ऐसे सेपरेट कर दूं, इस तरह से अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो यहां पे ये जो है आपके सामने, ये जो 4 हैं, 4 H2O, 4 H2O आर कोऑर्डिनेटेड हाइड्रेट। इसमें 4 तो कोऑर्डिनेटेड है, ऊपर वाला केस है बिल्कुल वैसे का वैसे जैसे Cu है ना, Cu वाले में। और ये वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे 2 प्लस कर देते हैं, ये 2 माइनस, ये 2 प्लस, CuSO4 चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा बेटा। ये बनता है किस तरह से, CuSO4.5H2O को का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अक्सर सवाल आपने देखा होगा, बहुत सी जगह पे आपको किताबों में मिल जाएगा, एक्सरसाइजेज में मिल जाएगा, इनफैक्ट एनसीईआरटी के बीच का सवाल है, चैप्टर के बीच में दिए हुए सारे सवाल हैं, तो ये जनरली हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो एनसीईआरटी ने साफ पूछा हुआ कि इसमें से CuSO4.5H2O की स्ट्रक्चर में एक जो है कितना H2O हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, तो एक H2O ही हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, क्योंकि इधर और इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये बीच में जो फंस गया है। अगर ये दोनों तरफ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो तो ये H2O यहां बीच में नहीं रुक पाएगा, इसलिए कहा जाता है ये एक हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है और 5 में से 4 जो है वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड होते हैं। ठीक है भाई, ये सारी बातें हो गई H2O के लिए, सारी बातें किसके लिए हो गई, वाटर के लिए हो गई। अब हम वाटर की हार्डनेस की तरफ बढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं। यहां पे आ जाइए, खूब सारी प्रॉपर्टीज बेटा यहां लिखी हुई है, खूब सारी प्रॉपर्टीज यहां पर लिखी हुई है। आप सोचोगे कि अब मैं यहां पे वैल्यूज लिखने वाला हूं, नहीं, वैल्यूज कोई नहीं पूछता, वैल्यूज कोई नहीं पूछता। मजे की बात तो यह है कि एकमात्र ये वाली प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिए, बाकी कुछ ध्यान में नहीं रखना है। मैंने H2O और D2O को कंपेयर करके देख लिया, H2O और D2O के कंपैरिजन मैंने चेक कर लिए, उनकी वैल्यूज चेक कर ली। सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, एक तो ये पहले इसको डेल्टा बनाओ भाई, सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो ही H2O का हाई होता है और D2O का लो होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ मीडियम। क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ मीडियम टू न्यूट्रलाइज चार्जेस, कैपेसिटी ऑफ मीडियम
चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, चार्ज को सेपरेट करना है, उसकी कैपेसिटी होती है टू सेपरेट चार्जेस, है ना। टू सेपरेट लिख दो, इसको न्यूट्रलाइज नहीं लिखेंगे, इसको सेपरेट ही लिख दो, ज्यादा आसान वर्ड है। टू सेपरेट चार्जेस, कैपेसिटी है मीडियम की, चार्ज को सेपरेट करेगी। जैसे कोई आयनिक कंपाउंड है, आपने उसको पानी में डाला, बेटा ध्यान से सुनना, आपने उसको क्या डाला, पानी में डाला। जब आपने आयनिक कंपाउंड को पानी में डाला तो आयंस प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब वो आयनिक कंपाउंड पानी में जाके टूट गया, इसका मतलब है उस प्लस और माइनस के बीच का अट्रैक्शन कम हो गया। उस प्लस और माइनस के बीच के अट्रैक्शन को कम करने का जो पावर होता है उसको बोला जाता है बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोला जाता है उसको? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये उस स्पीसीज का ज्यादा होता है जो स्पीसीज पोलर बहुत ज्यादा होती है। H2O का डाइपोल मोमेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा किसका होता है? H2O का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। मतलब H2O की कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है? 80। इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा 80। कितना होता है इसका? H2O का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 80 होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर बात करें तो इसका 80 होता है। मतलब कि सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो कोई आयनिक कंपाउंड प्लस माइनस इस तरह का लैटिस बना हुआ होगा। आप यहां समझ लीजिए एक बार, इस तरह का प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, है ना, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। इस तरह के लैटिस को जब आप पानी में फेंकोगे तो पानी क्या करेगा कि इस वाले प्लस और माइनस के जो बीच में अट्रैक्शंस हैं, ये जो बीच में अट्रैक्शन है आयंस के बीच में, उसको 80 गुना कम कर देगा, 80 टाइम्स डिक्रीज कर लेगा उनके अट्रैक्शन को। और बेटा जब 80 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा इनका अट्रैक्शन तो फिर ये आयंस सेपरेट हो जाएंगे। तो फिर ये आयंस क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। बस आयंस सेपरेट हो जाएगा, उसी को तो बोला है बेटा कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपेसिटी ऑफ मीडियम, इस मीडियम की कैपेसिटी है और वो कितनी है बेटा? 80। एयर की 1 होती है। एयर की कितनी होती है बेटा? 1। एयर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1। यानी कि हवा में पड़ा आयनिक कंपाउंड सिर्फ 1 गुना अट्रैक्शन ही कम होता है, 1 टाइम ओनली। अगर सोचो एयर की जो है वो 80 गुना होती, मतलब 80 होता उसका वैल्यू, तो बेटा आयनिक कंपाउंड्स रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि वो टूट जाते। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 80 गुना ताकत होती इसकी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका H2O का ज्यादा होता है, इसका लो होता है ना, हाई और लो लिख रहा हूं मैं। इसके अलावा आपको कुछ देखना ही नहीं है, इसके अलावा आपको कुछ देखना ही नहीं है। सब में H2O को लो कर दो, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 ही है भाई। और इस सब में इसको हाई कर दो, हाई H, हाई 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो बात आपको समझ में आ गई। आप बोलोगे हमने इतनी सारी प्रॉपर्टी हम कैसे याद करें? अरे अकल लगाओ। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको तो खाली यह ध्यान रखना है कि H2O का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट D2O से ज्यादा होता है, बाकी सब D2O का ज्यादा होता है। बाकी सब क्या होता है? D2O का ज्यादा होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा मतलब मीडियम की पावर ज्यादा आयंस को सेपरेट करने की। तो अब आपसे मैं सवाल पूछूं कि NaCl को एक बार मैंने पानी में फेंका और NaCl को एक बार मैंने D2O में फेंका, बताओ ज्यादा किसमें घुलेगा? अगर आपको मैं सवाल पूछूं कि एक बार में मैंने NaCl लिया, 2 बीकर लिए हुए, एक में D2O भरा है, एक में H2O भरा है, दोनों में मैंने NaCl डाल दिया, बताओ NaCl ज्यादा किसमें घुलेगा? NaCl ज्यादा किसमें घुलेगा? जिसमें Na प्लस और Cl माइनस को सेपरेट करने की ताकत ज्यादा होगी उसी में घुलेगा। बताओ सेपरेट करने की ताकत किसमें ज्यादा है बेटा? H2O में ज्यादा है। तो NaCl यानी आयनिक कंपाउंड Na प्लस Cl माइनस से बना हुआ इस तरह का लैटिस बना हुआ होगा, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तो इसको सेपरेट कौन जल्दी करेगा? जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। इसका 78 या 79 होता है, बहुत कम नहीं होता है। गलती मत कर देना कि इसको बिल्कुल बर्बाद समझ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि NaCl D2O में नहीं घुलेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि NaCl D2O में नहीं घुलेगा, मैं ये कह रहा हूं ज्यादा किसमें घुलेगा। बहुत ज्यादा वैल्यू में चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन हाई को फिर भी हाई ही कहा जाएगा। ये 80 होता है, अप्रोक्स 80 होता है। ये मेरे ख्याल से ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं ध्यान में बेटा, लेकिन 78 पॉइंट समथिंग है ना। कुछ किताबें 78 लिखती है, कुछ किताबें 79 लिखती, 78 मान के चलो, इससे थोड़ा कम होता है। तो मेजरली आपको कई बार क्या होता है कि जो अलग चीज है उसी पे सवाल पूछा जाता है।
इसीलिए मैंने भी फोकस किया किस पर, मैंने भी इन चीजों पे ही जोर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी जोर दिया। बाकी मैंने प्रॉपर्टीज आपको बोली तक नहीं है कि क्या क्या होती है। मॉलिक्यूलर मास, ऑब्वियसली ड्यूटेरियम है तो मास ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन ज्यादा होगा। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे D2O के। डेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि मास ज्यादा है, D इज इक्वल्स टू M/V होता है, तो मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। विस्कोसिटी, अगेन अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जो कि ज्यादा किसमें होता है, D2O में, तो विस्कोसिटी भी ज्यादा होगा। डेल्टा एच वेपराइजेशन, वेपर बनाने में दी गई एनर्जी, बेटा बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा उसका डेल्टा एच वेपराइजेशन ज्यादा होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, तो वो भी D2O की होगी। अब D2O में क्या होता है बेटा, D2O में ये DO और ये O, सॉरी D2O में किस तरह का बॉन्ड होता है, ये O, ये D और ये D, इस तरह का बॉन्ड होता है। इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। रीजन है इसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा होने से इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे चेंजेस आ जाता है, इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे चेंजेस आता है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बॉन्ड के अंदर, बॉन्ड बनते हैं बेटा किससे, पार्टिकल्स से बनते हैं, जो भी एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनसे बनते हैं। तो बॉन्ड जो है वो बेसिकली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से चेक किया जाता है, और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो मास पर डिपेंड करती है। NMR स्पेक्ट्रा, मास स्पेक्ट्रा, आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे, वहीं से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी का पता लगता है। NMR, मास स्पेक्ट्रा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब मास पर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है, स्पेक्ट्रम्स डेवलप किए जाते हैं, उन स्पेक्ट्रम्स में इनके बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आती है। तो ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पर आपको ये चीज समझ में आएगी भी नहीं, क्योंकि वो सब हायर क्लासेस की हैं। बट इतना ध्यान रखिएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसी की ज्यादा होती है, क्योंकि मैं को ये पता है कि इसमें ध्यान रखने वाला सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो उल्टा है, बाकी सब D2O का ज्यादा होगा। चलिए इसको फटाफट आधे मिनट में नोट करिए बेटा, फटाफट नोट करिए। हाँ भाई, कर लिया नोट, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये खूब सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कंपेयर कर ली, ये बढ़ते हैं हम आगे, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, हार्डनेस के बारे में जानेंगे, सॉफ्ट क्या होता है, सॉफ्ट वाटर किसको बोलते हैं, हार्ड वाटर किसको बोलते हैं, हार्ड वाटर किस वजह से होता है। सॉफ्ट वाटर का मतलब होता है बेटा, हम नॉर्मली बोलते हैं कि भैया ठीक है, कभी हम, आपने चेक किया होगा कि साबुन जो है कई बार जाग नहीं देता पानी में, है ना, तो इसका मतलब वहां पे अपन जाके बोलते हैं कि ये भारी पानी है, यहाँ का पानी सही नहीं है, ये पानी साफ नहीं, मीठा पानी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। नॉर्मल आम भाषा में बोलते हैं मीठा पानी नहीं। तो वो जो मीठा पानी जिसको बोलते हैं वो होता है बेटा सॉफ्ट वाटर। और जो हार्ड वाटर होता है वो क्या होता है, जैसे उसकी वजह हो सकती है बहुत सारे जो अंदर आयंस होते हैं, किसके आयंस होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है, कैल्शियम की और मैग्नीशियम की सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें हार्डनेस ऑफ वाटर किस वजह से होती है, तो एक बहुत बड़ा वहम होता है बेटा कि जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है, हमको लगता है कि जो पानी में नहीं घुल रहा है वो पानी को जाके हार्ड बना देगा। हमारी बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, गलत फहमी होती है। क्योंकि पानी में अगर पत्थर पड़ा है तो भैया पत्थर या रेत डाल दोगे तो जो पानी में नहीं घुलता उसको तो आप फिल्टर करके पानी को वैसा का वैसा रख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि कभी पानी में पत्थर देख लो और बोल दो कि पानी हार्ड हो गया, ऐसा नहीं बेटा। पानी हार्ड होता है इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज से नहीं, सॉल्युबल इंप्योरिटीज से। और वो सॉल्युबल इंप्योरिटीज किस किस की होती है, कैल्शियम की हो सकती है और मैग्नीशियम की हो सकती है। सर ये तो सिर्फ केटायन है, एनायन का क्या, तो एनायन ही तो है जो बदलने पर टाइप ऑफ हार्डनेस बदल जाता है। अभी आ जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे देख लेते हैं कि कैल्शियम मैग्नीशियम के, मैं आ जाऊंगा सॉफ्ट वाटर क्या है, हार्ड वाटर क्या है, ये मैं बता दूंगा, पहले मैं नीचे पढ़ा रहा हूं, है ना। टेम्परेरी हार्डनेस जो है बेटा, टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो जाएगा या फिर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अगर पानी में ये घुले हुए हैं तो उसको बोलते हैं हम टेम्परेरी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, तो परमानेंट हार्डनेस होती है बेटा किस वजह से, तो वो होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स और सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ
कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। जैसे फॉर एग्जांपल CaCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, CaSO4 हो गया, MgSO4 हो गया, इस तरह से। तो रोल तो बेटा किसका है? कैटायन के फॉर्म में तो हमेशा हार्डनेस हार्ड वाटर में कौन होगा? कैल्शियम मैग्नीशियम होगा। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम अपने बाइकार्बोनेट की फॉर्म में है तो उसको बोल दिया टेम्परेरी हार्डनेस, और अगर कैल्शियम मैग्नीशियम अपने क्लोराइड या सल्फेट की फॉर्म में है तो उसको बोल दिया क्या? परमानेंट हार्डनेस। क्या सर परमानेंट हार्डनेस वर्ड का मतलब क्या है? क्या हम इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे, ये परमानेंट रहेगी? नहीं बेटा, परमानेंट हार्डनेस का मतलब है जिसके रिमूवल प्रोसेस में थोड़ा सा खर्चा आए, कुछ केमिकल्स वगैरह यूज करना पड़े। टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब होता है कि हमको बाहर से कुछ भी नहीं मिलाना होता है, जनरली बस हम इसकी फॉर्म को ही बदल दें। बाइकार्बोनेट को ही हम कोई क्या कर देंगे? इनसॉल्युबल स्पीसीज में कन्वर्ट कर लेंगे, इनसॉल्युबल में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको छान लेंगे। अगर कोई इंप्योरिटी सॉल्युबल है और इसको मैं अगर इनसॉल्युबल बना दूं तो इसका मतलब है फिर तो मैं फिल्ट्रेशन करके वाटर की हार्डनेस मिटा दूंगा। तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि जो भी सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं उसको आपको इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज बनाकर बाहर निकालना है। या आगे जाके एक तरीका और हो सकता है कि आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम हटा देना है। अगर आप कैल्शियम और मैग्नीशियम हटा दोगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम हटा दोगे तो अब मान लीजिए कैल्शियम और मैग्नीशियम की जगह आपने Na+ दे दिया, अब वो जाके NaCl बन जाएगा और Na2SO4 बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा, जो कि वाटर के अंदर हार्डनेस कोज नहीं करते। तो आप अपना दो मोटा तरीका अपना रहेगा हार्डनेस हटाने का। वो क्या रहेगा? या तो हम सॉल्युबल इंप्योरिटीज को इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज में कन्वर्ट कर दें, या उसके दो तरीके हो सकते हैं, इसी को कन्वर्ट कर दें या फिर हम क्या कर दें? आयंस को ही रिप्लेस कर दें। कैल्शियम मैग्नीशियम हटा के हम ज्यादातर क्या लगाएंगे? सोडियम लगाएंगे। परमानेंट हार्डनेस रिमूवल के जितने मेथड होंगे उन सब में आप एक चीज नोटिस करना बेटा, उसमें हम सब कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटा के वहां पर क्या लगाएंगे? Na+ लगाएंगे। हाँ, Na+ डिफरेंट सोर्स से आएगा, इसलिए हमारे पास 3-4 तरीके के मेथड हो जाएंगे, लेकिन हम सब में काम एक ही कर रहे होंगे। Na+ को लाएंगे, इनकी जगह Na+ लगा देंगे। जब इनकी जगह Na+ चला जाएगा तो अब वो CaCl2 नहीं रहेगा। जैसे ये CaCl2, ये CaSO4 हो गया है ना, ये MgCl2 और ये MgSO4 हो गया। इस तरह की इंप्योरिटीज जो होती है, इन सब में अगर Na लग जाएगा तो फिर ये इंप्योरिटी हार्डनेस कोज नहीं करेगी। चलिए, अब आता है सॉफ्ट वाटर। क्या होता है बेटा? तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस फॉर्म विथ सोप, ठीक है, और ये क्या करेगा? प्रोड्यूस या डज नॉट प्रोड्यूस फॉर्म विथ सोप। अब ये सोप क्या होता है बेटा? मान लो ये हार्ड वाटर है, आपने क्या किया? हार्ड वाटर लिया, उसकी रिएक्शन करवा दी C17H35COONA के साथ। ये आपका फॉर्मूला क्या होता है? ये सोप होती है। ये क्या होती है? आपका साबुन का फॉर्मूला होता है। जब ये रिएक्शन करवाई तो क्या बन जाएगा? बन जाना चाहिए था कुछ और, लेकिन हार्ड वाटर है तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है? Ca2+ होगा और Mg2+ होगा। हार्ड वाटर है तो इसमें क्या होगा? Ca2+ होगा और Mg2+ होगा। ये माइनस है और ये प्लस है, तो बताओ अब क्या बन जाएगा? C17H35COO और यहां पे क्या लिख दोगे? 2 इस तरह से, और यहां पे क्या लिख दोगे? ये 2 हो जाएंगे, और यहां पे कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, मैंने कैल्शियम लिख दिया, प्लस साथ में क्या हो जाएगा? Na+ रिमूव हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा? Na+ रिमूव हो जाएगा। साबुन का फॉर्मूला ही बदल दिया, तो इसको बोल देते हैं बेटा प्रेसिपिटेट ऑफ साबुन। ये क्या है? प्रेसिपिटेट, पीपीटी ऑफ सोप, जिसको एक नया नाम दे दिया स्कम। क्या दे दिया इसको? स्कम। तो बेसिकली हार्ड वाटर जो है वो साबुन के साथ जाग नहीं बना रहा है, साबुन को प्रेसिपिटेट कर दे रहा है, जाग नहीं आ रहा है। आपको नजर आ जाएगा कि साबुन छोटे छोटे व्हाइट सा प्रेसिपिटेट आ जाता है। कभी जो है हार्ड वाटर में साबुन जाग नहीं देता, क्या देता है? प्रेसिपिटेट बना देता है। आप जाग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपको प्रेसिपिटेट मिल गया, पीपीटी मिल गया साबुन का, क्योंकि उसने साबुन को साबुन रखा ही नहीं। जब यहां से आप सोडियम हटा दोगे तो ये साबुन रहेगा ही नहीं, ये सोडियम को हटा के खुद बैठ गए। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में क्या है बेटा? कैल्शियम मैग्नीशियम है।
जबकि सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं होगा, साबुन साबुन ही बना रहेगा, इसलिए फोम बनाएगा, आयनिक इंटरेक्शन करेगा पानी के साथ और उससे जाग बनाएगा। तो ये जाग देते हैं, ये जाग नहीं देते। ये एक सिंपल सा तरीका है जिससे पता किया जा सकता है कि पानी हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, ये भी आपने समझ लिया। अब आ जाते हैं रिमूवल पे सीधा सीधा। तो मेथड टू रिमूव हार्डनेस, उसके अंदर सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव वाले सेगमेंट पे चलते हैं। और टेम्परेरी हार्डनेस में सबसे पहला है सिंपल सा, बॉईल कर दो। तो बेटा टेम्परेरी हार्डनेस होती किसकी वजह से है, तो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है बेटा, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट्स की वजह से। तो यहां पे मैंने एग्जांपल ले लिया CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लिया, उसके साथ उसको मैंने खाली गर्म कर दिया। दुनिया के किसी भी कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो बेटा क्या बन जाता है, CaCO3 बन जाएगा, साथ में CO2 रिलीज हो जाएगी और साथ में H2O जो है वो भी बन जाएगा। तो ये तो गैस होती है, खुद ही हट जाएगा। ये जो है इसका प्रेसिपिटेट आ जाता है, ये होता है बेटा वाटर इनसॉल्युबल। ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। और ये आपका क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो ये आपका हार्ड वाटर है, ये हार्ड वाटर है, और ये आपका सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपने बाइकार्बोनेट है उसी को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा, कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लिया। ये बॉइलिंग से हम सीख सकते हैं। ठीक है भाई, इसी तरह से हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए भी सोच सकते हैं, MgHCO3 के लिए भी सोच सकते हैं। थोड़ा ध्यान रख लेना क्योंकि यहां गड़बड़ है, और गड़बड़ यह है कि जब हम आगे की चीजें पढ़ लेते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम KSP वगैरह पढ़ लेते हैं, तो बेटा कार्बोनेट से दो स्पीसीज बन सकती है, बाइकार्बोनेट से दो स्पीसीज बन सकती है, कार्बोनेट भी बन सकता है और हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है। क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का KSP बहुत कम होता है। एनसीईआरटी ने गलत लिखा हुआ है, चेक कर लेना, एनसीईआरटी ने उल्टा लिखा हुआ है, गलत वर्ड नहीं बोलूंगा, इतनी अच्छी बुक है। एनसीईआरटी ने उल्टा लिखा हुआ है, कुछ करेक्शन है उसमें, कि उन्होंने लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट आ जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की KSP जो है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट की तुलना में ज्यादा होती है। तो बेटा अगर KSP इसकी ज्यादा होगी तो इसका प्रेसिपिटेट नहीं आना चाहिए था ना, इसलिए वो लाइन उन्होंने गलत लिखी हुई है। तो मैं यहां सही लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो KSP, अभी अगर आपको ये KSP वर्ड नहीं आ रहा है तो बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, ये सॉल्यूशन चैप्टर में या आयनिक सॉल्यूशन चैप्टर में, खासतौर से सॉल्यूशन में या आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको ये समझ में आएगा बेटा। आयनिक वगैरह में आप चीजें सीखोगे फिजिकल केमिस्ट्री में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की KSP कम होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट से। ठीक है, ये KSP टोटल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होती है। ये एनसीईआरटी ने ऑर्डर उल्टा लिखा हुआ है, एक्चुअली ऑर्डर नहीं लिखा है, उन्होंने लैंग्वेज बोल रखी है। उन्होंने ये तो बोला है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट आ जाता है किसकी तुलना में, मैग्नीशियम कार्बोनेट की तुलना में, लेकिन उन्होंने ये रीजन गलत लिख दिया। उन्होंने लिख दिया क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का KSP ज्यादा होता है। बेटा KSP का मतलब होता है टोटल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर किसी का KSP ज्यादा है तो फिर वो प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। KSP कम होने पे प्रेसिपिटेट आता है, तो इसका KSP कम होता है इसलिए ये प्रेसिपिटेट आता है। साथ में वही आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाली चीज ध्यान रख लेनी है, बस यही चीज है। कैल्शियम के केस में आप कार्बोनेट बना देना, लेकिन अगर मैग्नीशियम के केस में कभी ऑप्शन बना के सवाल पूछ लिया तो बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट की जगह आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट लाना है, बस इस बात का ध्यान रख लेना। ज्यादा यहां नहीं समझा सकता बिकॉज अभी हो सकता हो आपको KSP बारे में नहीं पता हो, जब KSP के बारे में पता होगा तो ये चीजें आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद टेम्परेरी हार्डनेस का दूसरा रिमूवल मेथड आता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बाइकार्बोनेट को आपने प्रोवाइड करा दिया बेटा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब अब आप ये क्या देगा बेटा, ये देगा OH माइनस, ये क्या देगा OH माइनस, और ये क्या देगा H प्लस। जब ये H प्लस देगा, HCO3 H प्लस देगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोनेट पीछे बच जाएगा। ये क्या देगा H प्लस। अगर आप बाइकार्बोनेट में से, ये बाइकार्बोनेट होता है बेटा HCO3 माइनस, इसमें से इसको आप H प्लस और CO3 2 माइनस लिख सकते हो क्या, इसको आप H प्लस और CO3 2 माइनस लिख सकते हो। H प्लस तो ये लेके भाग गया, तो प्रोडक्ट में क्या बचेगा, कैल्शियम तो एक जैसे हैं, तो अगेन क्या बन गया CaCO3, जो कि क्या होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, और साथ में यहां क्या बन जाएगा बेटा H2O बन जाएगा। तो ये जो मैं लिख रहा हूं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये बेसिकली हार्ड वाटर है,
है ना, ये हार्ड वाटर है, ये एक्वस एक्वस है, मतलब हम ये रिएक्शंस जो हैं हार्ड वाटर के अंदर जो स्पीसीज हैं उसकी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अलग से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके आऊं, आपको ये पता होना चाहिए कि हम हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बना रहे हैं। मतलब ये जो है इधर वाला जो पार्ट है ये हार्ड वाटर है और ये सब स्पीसीज जो है सॉफ्ट वाटर में आ गई। ठीक है, CO2 है तो वो तो उड़ गई, पानी का पानी में चला जाना कोई दिक्कत नहीं है, और ये इनसॉल्युबल है तो नीचे आके प्रेसिपिटेट हो जाएगा, आप छान सकते हो। दिक्कत यही थी, ये इनसॉल्युबल नहीं, ये सॉल्युबल स्पीसीज थी। सॉल्युबल को हमने क्या कर दिया, इनसॉल्युबल बना दिया। तो हम बेसिकली अगेन यहाँ पे वाटर सॉल्युबल कुछ था उसको हमने क्या बना दिया, वाटर इनसॉल्युबल बना दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया कि उसी की फॉर्म को बदल दिया, और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत ज्यादा किसी केमिकल रिएजेंट की हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। तो इस वजह से इसको बोला जाता है टेम्परेरी हार्डनेस, बोला जाता है कि ये हार्डनेस टेम्परेरी होती है ना, ये रिमूव हो जाती है। किस वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगेन आ जाइए आगे, परमानेंट हार्डनेस पे आ जाइए बेटा, परमानेंट हार्डनेस पे आ जाइए। परमानेंट हार्डनेस को का कॉन्सेप्ट एक ही है, कैल्शियम मैग्नीशियम हटाओ, Na+ लगाओ। डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से Na+ लाना है, बस इतना समझ लेना, चार्ज सेटिस्फाई कर देना है, बाकी कुछ है ही नहीं। देखो फटाफट से समझ जाओगे आप, आपको भी लगेगा हाँ कुछ नहीं है सर, आप आगे बढ़ो। वॉशिंग सोडा क्या लिखा हुआ है, Na2CO3। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम M सपोज हमने किसकी वजह से होता है ये परमानेंट हार्डनेस, पहले तो ये देख लो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैंने यहां पे ले लिया पहले क्लोराइड्स वाला केस ले लिया, MCl2 ले लिया बेटा। MCl2 लेके मैंने क्या कर लिया, उसमें Na2CO3 लिख दिया, Na2CO3 लिख दिया। करना कुछ नहीं है, Na+ इधर लगाओ, Na+ इधर लगाओ और M को हटाओ। तो अब क्या करोगे, यहां पे MCl2 इसको एक्वस लिख दो, मतलब ये पानी में ही है ना, तभी तो बोलोगे आप पानी के अंदर क्लोराइड है। और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका MCO3 या M2CO3 आ जाएगा, सॉरी MCO3 ही आ जाएगा, MCO3 आ जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, NaCl। क्या बन जाएगा ये, NaCl। ये हो जाएगा आपका वाटर इनसॉल्युबल, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्वस। मतलब आपने जो क्लोरीन के साथ जो क्लोराइड आयन में M कौन कौन थे बेटा, M थे कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो यहां पे लिखना बहुत जरूरी है कि इसमें M कौन है, M है कैल्शियम और मैग्नीशियम। M कौन है यहाँ पे, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो कैल्शियम मैग्नीशियम की जगह आपने क्या कर दिया बेटा, सोडियम चिपका दिया। मैं कह रहा था हमको खाली सोडियम चिपकाना है और कुछ नहीं करना। आगे आ जाओ, कैलगन। कैलगन क्या है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इज नोन एज कैलगन। क्या है, सोडियम मेटाहेक्साफॉस्फेट, सोडियम मेटाहेक्साफॉस्फेट। ये जब आप 12th क्लास में जाओगे तो ऑक्सी एसिड पढ़ोगे, ऑक्सी एसिड पढ़ोगे पी ब्लॉक में, तो वहां पे ऐसी नेमिंग सीख जाओगे आपकी ये कैसे बना है। फिलहाल हमको खाली फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, Na2 लिख सकता हूं, इसको मैं Na2 क्या बोलते हैं, Na4P6O18 ऐसा लिख सकता हूं भाई, Na4P6O18 ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी, क्योंकि साथ में सोडियम कितने बेटा 6 हैं। मैंने 6 को कैसे लिख दिया, मैंने 6 को कैसे लिख दिया, 4 की तरह लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि मान लीजिए यहां पे अच्छा मैं इसको चार वाली स्पीसीज को मेरे को हटाना है, जिसको ऐसे लिख दो, Na4Na2P6O18 ऐसे लिख सकता हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है, इसको लेके चलेंगे, कहां लेके चलेंगे, इसको डालेंगे कहां पे, हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर में हमारे पास क्या बैठा है बेटा, हार्ड वाटर में हमारे पास जो भी होगा वो M+ होगा, M2+ होगा, सॉरी वो क्या होगा, M2+ होगा। क्या होगा, M2+ होगा। अब इसकी रिएक्शन यहां पे करा देंगे, Na4Na2P6O18। ठीक है, अब Na4 हटाना है यहां पे, और यहां पे क्या लगाना है, Na4 हटाना है और M2+ हटाना है। 4 सोडियम जाएंगे, 4 सोडियम जाएंगे तो क्या रिलीज हो जाएगा, 4 सोडियम जाएंगे तो कितने रिलीज हो जाएंगे, यहां पे से ये 2+ हैं, एक 2+ लेके बैठा है, और यहां से अगर आपको 4 सोडियम हटाना है, मतलब 4+ अगर आप हटा रहे हो, अगर आप 4+ हटा रहे हो तो वहां से भी 4+ चाहिए, यानी कि वो 2 लगेंगे। वो कितने लगेंगे, 2 लग जाएंगे। तो अपन इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि Na2P6O18, मतलब अब अगर आप ऐसा सोचोगे तो ये कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा। ठीक है, M2Na2P6O18 ऐसा ही हो जाएगा बेटा, M2P6O18 हो जाएगा। और साथ में ये कौन से रिलीज हो जाएंगे, 4Na+ एक्वस। यानी कि जो एक्वस आपका यहाँ पे
ये था, और ये M2 प्लस कौन कौन है बेटा, वो देख लो एक बार, यहाँ पे देख लो, ये है Ca2 प्लस और Mg2 प्लस। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली ये 4 Na प्लस जो है वो आपने हटा दिए हैं, इधर लगा दिए हैं, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो 4 Na प्लस 4 प्लस रिप्लेस करेंगे तो बदले में 4 प्लस चाहिए। तो यहाँ पे तो हमको 4 Na की जगह 2 की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो एक Na पे एक ही प्लस होता है, इसलिए वो 4 है। लेकिन यहाँ पे तो एक कैल्शियम पे 2 प्लस होता है, तो 2 कैल्शियम काफी है या 2 मैग्नीशियम काफी है, तो इसलिए मैंने M2 ही लिया सिर्फ। तो M2Na2P6O18 बन जाएगा। ये क्या होता है, आपका सॉलिड होता है, और ये क्या हो जाएगा, आपका एक्वस हो जाएगा। मतलब आपने बेसिकली किया कुछ नहीं, वो कैटायन हटा दिए, ठीक है, वो कैटायन पानी में से हटा दिए और ये कैटायन चिपका दिए। अब जो भी एनायन से हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप क्लोरीन मान रहे हो, क्लोराइड मान रहे हो या सल्फेट मान रहे हो, तो जब तक क्लोराइड और सल्फेट के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम है, वाटर तभी तक हार्ड था। अब क्या हुआ, क्लोराइड, उन्हीं क्लोराइड्स और सल्फेट के साथ कौन जाके चिपक जाएगा, Na प्लस जाके चिपक जाएगा, उससे पानी हार्ड नहीं होगा। तो हमने कैल्शियम मैग्नीशियम को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। ये कहलाता है क्या, कैल्गन मेथड। ये कौन सा मेथड कहलाता है बेटा, कैल्गन मेथड कहलाता है। बहुत सी किताबों में Na2 को रिप्लेस किया हुआ है। बेसिकली बेटा मैं आपको चार्ज सेटिस्फाई करना ध्यान रख लेना, तब तो समझ जाएगा। वैसे कोई रिएक्शन नहीं पूछेगा कि ये 4 हटा रहे हो तो फिर ये 2 ही लगेंगे, ये 2 हटा रहे हो तो फिर वो 1 ही लगेगा। तो बहुत सी किताबों में मैंने देखा है कि कभी Na2 को हटा रहे हैं, Na प्लस को, तो इट्स डिपेंड्स कि आपने कितने Na प्लस आयन सेपरेट करवाने हैं। ऐसा कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट यही है, गलत नहीं है ये, है ना, ये कुछ भी गलत नहीं है। वो किताब जो दूसरे में Na2 प्लस हटा रही है वो भी गलत नहीं है ना, हर जगह आपको अलग दिख सकता है। सही यही है कि Na प्लस लगाना है, कैल्शियम मैग्नीशियम हटाना है। तो एक Na पे एक प्लस लगता है, तो बेसिकली जब आप एक कैल्शियम या एक मैग्नीशियम आयन को हटाओगे तो 2 Na प्लस जाएंगे, क्योंकि वो +1 ही ऑफर करते हैं, क्योंकि चार्ज को सेटिस्फाई करना है हमको। चलिए आगे बढ़े, समझ आ गया होगा। चलो, बाई परम्यूटेड आयन एक्सचेंज और जियोलाइट मेथड तीसरा आता है। सर ये है क्या, तो बेटा एनसीईआरटी, वैसे जियोलाइट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक में। ये क्या होता है, बेसिकली 3D सिलिकेट होता है। क्या होता है ये, मॉडिफाइड 3D सिलिकेट। इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया जाता है, SiO2 के अंदर, सिलिकेट के अंदर मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो यहां एनसीईआरटी ने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है NaAlSiO4.XH2। Na से मतलब है हमको, अगेन मैं यही कह रहा हूं, हमको क्या चिपकाना है, Na प्लस चिपकाना है। हमको किससे मतलब है, Na से मतलब है। Na से मतलब है, मतलब यहां से हमको Na हटाओ। तो Na अपन ने क्या कर दिया, इसको अपन ने ऐसे लिख दिया, कैन बी रिटन एज या इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, छोड़ो, यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि Na लिख दिया और इस सारी स्पीसीज को हमने एक साथ Z लिख दिया। Z स्टैंड्स फॉर जियोलाइट। यहां पर Z क्या है, जियोलाइट के लिए, तो हमने यहां डायरेक्ट लिख दिया NaZ। अब करना कुछ नहीं है, वही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है कि आपको क्या करना है बेटा, कि यहां पे आपको M2 प्लस लेने हैं, ठीक है, साथ में क्या लेना है, NaZ लेना है, NaZ लेना है। जब एक सोडियम यहां से हटेगा तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये Z एक के साथ एक है, तो वो कितने आएंगे, 2 हो जाएंगे, यानी कि वहां पर +2 है, तो यहां पे क्या बनेगा बेटा, MZ2 बनेगा। ये क्या बनेगा, MZ2 बनेगा, और प्लस क्या हो जाएगा, Na प्लस रिलीज हो जाएगा एक्वस में। अगेन यही काम हमने किया। यहां पे फिर से बता देता हूं कि M2 प्लस कौन कौन है बेटा, तो M2 प्लस कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे इसको मुझे रीजनरेशन करना है, ये सॉलिड है, इसका अगर मुझे रीजनरेशन करना है ताकि मैं इसको आगे यूज कर पाऊं, रीजनरेशन कैसे करूंगा, MZ2 को फिर से रिएक्शन करवा दूंगा NaCl के साथ। अगेन सोडियम यहां पे लग जाएगा, अगेन यहां क्या लग जाएगा, NaZ बन जाएगा। ये रीजनरेटेड हो गया, देखियो ये Na रीजनरेटेड हो गया। फिर से आप NaZ कैन बी यूज फर्दर इट कैन बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है भाई। और उसके बाद यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, तो यहां बन जाएगा MCl2।
ये क्या बन जाएगा MCl2, इधर वाला Cl2 ले लो। तो ये फिर से आपका तैयार हो चुका है वैसे का वैसा जियोलाइट। तो रीजनरेशन भी कर सकते हो, मतलब ये खराब नहीं होगा। ये जब पूरी तरह से सोडियम आयन आपको दे दे, आपका पानी जो है वो हार्ड से सॉफ्ट बनता जा रहा है, तो इसमें से सोडियम आयन खर्च होते जाएंगे। जब आपको लगे कि खूब सारे सोडियम आयन खर्च हो चुके हैं, अब ये किसी काम का नहीं है जियोलाइट, तो उस जियोलाइट की रिएक्शन NaCl के साथ रिएक्शन करवा दो और वापस से NaCl से कौन से आयन चिपकवा दो, इसमें M की जगह Na चिपकवा दो, मतलब फिर से जो है NaZ बना दो, और जो NaZ बन जाए उसको फिर से आप पानी के हार्ड वाटर के, दूसरे हार्ड वाटर के लिए आगे यूज कर सकते हो। तो इसलिए इसको नाम बोलते हैं रीजनरेशन। तो फेंकना नहीं है इसको, ये रीजनरेट करना है, ठीक है भाई। Synthetic resin method. This process is used to remove both temporary and permanent hardness. ठीक है, एक लाइन तो ये अच्छी है, दोनों के लिए यूज हो सकता है। एंड बोथ केटायन एंड एनायन ऑफ द हार्डनेस। मतलब अब तक अपन क्या कर रहे थे, सिर्फ केटायंस को रिमूव कर रहे थे, कैल्शियम मैग्नीशियम को भगा रहे थे, यही कर रहे थे। अब ये ऐसा है जिसमें केटायन भी नहीं और एनायन भी, अगर आपको दोनों नहीं चाहिए तो दोनों ही रिमूव हो जाएंगे, दोनों ही रिमूव हो जाएंगे। इट डिपेंड्स कि आपको जरूरत क्या है। अगर आपको सिर्फ केटायंस रिमूव करने हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम रिमूव कर रहे हैं, तो हम एक अलग टाइप का रेजिन ले लेंगे, है ना, हम एक अलग टाइप का रेजिन ले लेंगे। और अगर हमको केटायन और एनायन रिमूव दोनों ही करने हैं, तो फिर हम दो डिफरेंट टाइप के रेजिन्स ले लेंगे, केटायन रेजिन एक्सचेंज, एनायन रेजिन एक्सचेंज। केटायन एक्सचेंज रेजिन कौन से होंगे, जो पानी के अंदर जितने केटायन है सब हटा देगा। और एनायन एक्सचेंज रेजिन कौन से होंगे, जो पानी के अंदर जितने एनायन से सब हटा देगा, इंक्लूडिंग हाइड्रोक्साइड, इंक्लूडिंग क्लोराइड्स, इंक्लूडिंग सल्फेट्स, ये सब हटेंगे, है ना। तो अब तक अपन ने सिर्फ और सिर्फ केटायंस को हटाया बेटा। इसमें क्या होगा कि अगर आपको प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर चाहिए, प्योर जिसमें ना केटायन हो ना एनायन हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम फिर आगे उस प्रोसेस को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। लेकिन जरूरत के अकॉर्डिंग है, आपको सिंपल खाली केटायन वगैरह रिमूव करना है तो एक अलग रेजिन यूज होगा। फिर अगर आपको प्योरली हटाना है तो फिर दो डिफरेंट अलग रेजिन यूज होंगे। तो वो अपन देख लेते हैं। पहले हम नॉर्मल यूज देख लेते हैं, पहले हम नॉर्मल वाला यूज देख लेते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ रेजिन देख लेते हैं। रेजिन कुछ नहीं होता है, एक ऑर्गेनिक ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक ग्रुप, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमको एक प्रिपरेशन करनी है, रेजिन की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। रेजिन प्रिपरेशन करनी है तो हम क्या करेंगे, ये जो रेजिन है हमारा RSO3H, ये हमारा जो रेजिन है RSO3H, हमारे पास एक रेजिन है, ठीक है। उसमें हमको क्या लगाना है, NaSO3H कर देना उसको, RSO3H की जगह हमको इस पूरे ग्रुप को, रेजिन कौन से होते हैं जिनमें SO3H ग्रुप होता है, इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करके क्या लगाना है, Na लगाना है। तो यहां पे क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन NaCl के साथ करवाई जाती है और इसको बना दिया जाता है बेटा RNA। क्या बना दिया जाता है इसको, RNA। और SO3H का रिएक्शन जो है वो Cl- के साथ हो जाता है, ठीक है। SO3H जो है वो इसके साथ भग जाएगा। तो यहां से इसको जो है हम कह सकते हैं कि ये जो Na+ है इस ग्रुप की जगह हम रिमूव कर देंगे, इस ग्रुप की जगह हम रिप्लेस कर देंगे। तो बेसिकली RNA हमारे लिए एक रेजिन तैयार हो गया, है ना, हमारे लिए ये एक रेजिन तैयार हो गया। अब इस रेजिन की हम रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, किसी भी सॉफ्ट वाटर के साथ, हार्ड वाटर के साथ करवा दो। तो यहाँ पे हार्ड वाटर कौन कौन से हो सकते हैं, तो M2+ कर देते हैं भाई इसको, ठीक है। और साथ में हम क्या लेते हैं, RNA ले लेते हैं भाई, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इस पर तो +1 है, इस पर तो +1 है, तो इसके साथ एक ही आएगा R, उस पे +2 है, तो क्या आ जाएगा, तो जरा सोच के बताओ कि ये क्या हो जाएगा, R2M हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, R2M हो जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा, Na+ एक्वस रिलीज हो जाएगा। यानी कि ये एक्वस था हार्ड वाटर वाला, ठीक है, और ये क्या था, RNA। ये आपका रेजिन हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेजिन हो गया। अब ये आपका फिर से रेजिन एक बेसिकली कॉलम होता है। रेजिन क्या होता है, एक कॉलम होता है। इस कॉलम के अंदर आप पानी डाल रहे हो, तो जब आप पानी डाल रहे हो बेटा, तो M2+ जो है वो अंदर कॉलम के अंदर एब्जॉर्ब हो जा रहा है और बदले में Na+ छोड़ दे रहा है। मतलब जब पानी अंदर गया तो कैल्शियम मैग्नीशियम को अपने साथ लेके गया था। सिंपल सा ऐसे समझ लो, ये एक रेजिन है, ये क्या है, रेजिन है। इधर से डाला क्या, हार्ड वाटर, इधर से क्या निकलेगा आपका, सॉफ्ट वाटर।
क्यों निकलेगा? क्योंकि हार्ड वाटर क्या लेके जा रहा है? कैल्शियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस 2 लेके जा रहा है। ये अंदर ही चिपक जाएंगे, ये क्या होंगे? अंदर ही चिपक जाएंगे। ये क्या करेगा? रिलीज कर देगा Na+ के साथ, पानी को Na+ के साथ रिलीज कर देगा। मतलब खुद Na+ दे देगा, खुद तो क्या दे देगा? Na+ दे देगा, और क्या बदले में खा जाएगा? तो ये बदले में M2+ खा जाएगा बेटा। और M2+ यहाँ पे क्या है बेटा? मैं बताता हूं, कैल्शियम मैग्नीशियम है। M क्या है यहाँ पे? कैल्शियम मैग्नीशियम है। तो बदले में कैल्शियम मैग्नीशियम तो अंदर ही रह गए, और साथ में क्या रिमूव हो गया? Na+ हो गया। तो जो पानी आपने हार्ड डाला था, अब वो पानी क्या हो चुका है बेटा? सॉफ्ट आ चुका है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको रेजिन, रेजिन बोलते हैं। तो बेसिकली रेजिन जो है वो SO3H ग्रुप में होता है, ऑर्गेनिक SO3H ग्रुप कंटेनिंग होते हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप होते हैं, SO3H ग्रुप होते हैं, है ना। और उससे हमने पहले जो है वो RNA टाइप का एक रेजिन बनाया। रेजिन बनाना हमारे हाथ में है, ठीक है। हम किसी भी तरह का रेजिन जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? चलिए इसको नोट करो, फटाफट करो। हाँ भाई, कर लिया? चले आगे, आओ। केटायन एक्सिन रेजिन रिएक्शन। तो बेसिकली अब हम जो है क्या करने वाले हैं, हम अब लिख रहे हैं प्रोसेस फॉर, ये जो है प्रोसेस फॉर, या हेडिंग नहीं है, मैं लिख देता हूं, प्रोसेस फॉर डीमिनरलाइज्ड वाटर। डीमिनरलाइज्ड वाटर मतलब फ्री फ्रॉम both cation and anion। केटायंस और एनायंस दोनों से जो फ्री होगा उसको हम डीमिनरलाइज। तो इसको हमारा जो रेजिन वाला मेथड है उस पर हमने हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट तो कर लिया, ये तो एक इसकी बेसिक एप्लीकेशन हो गई। लेकिन एडवांस लेवल पे जाके हम क्या कर रहे हैं कि हमको Na+ भी बदले में नहीं चाहिए, हमको कोई भी केटायन एनायन बदले में नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हार्ड वाटर को एक्सचेंज रेजिन रिएक्शन करेंगे, केटायन एक्सचेंज रेजिन। ऐसा रेजिन लेके आएंगे जो केटायन को एक्सचेंज कर सके, मतलब पानी के अंदर जितने केटायन से सबको खाएगा, और बदले में क्या देगा? बाय यूजिंग एसिडिक रेजिन। बाय यहां पे लिख रहा हूं, बाय यूजिंग एसिड रेजिन। और एसिड रेजिन क्या होता है बेटा? RH लिख दो इसको, सीधा क्या लिख दोगे आप? RH लिख दोगे। क्या लिख दोगे इसको? RH। तो ये क्या करेगा? H+ डोनेट करेगा। R- और H+ है, तो ये H+ डोनेट करेगा, इसलिए इसको बोल दिया एसिड रेजिन। क्या बोल दिया इसको? एसिड रेजिन बोल दिया। तो क्या होगा बेटा? यहां पे कुछ नहीं, यहां पे आपने ले लिया, मान लीजिए हार्ड वाटर है आपका, M+ है और X- है, ये एक्वस लिख दिया मैंने, है ना, एक्वस लिख दिया। ये हार्ड वाटर है, कोई पानी है, ठीक है, हार्ड वाटर भी नहीं, कोई सिंपल पानी है जिसमें प्लस भी है माइनस भी है, पानी के अंदर कैटायंस भी है एनायंस भी है। आप लेके गए उसको कहां पे? RH में। कौन से वाले में लेके गए? एसिड रेजिन से उसको निकाला, तो ये माइनस है, ये H+ है। ये क्या करेगा बेटा? H+ यहां पे जाएगा और M+ इसके साथ चिपक जाएगा। तो बेसिकली ये बन जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा आपका आज H+ और X- एक्वस बन जाएगा, और यहां पे ये RM जो है वो बन जाएगा आपका क्या? सॉलिड। तो ये तो बन गया आपका रेजिन, साइड में हो गया। अब आप इस वाले पानी को आगे लेके गए, इस वाले पानी को, क्योंकि अब इसमें H+ तो आ गया, लेकिन बेटा साथ में एनायन भी तो है। एनायन को कैसे रिमूव करें? एनायन को रिमूव करने के लिए बदले में एनायन देना पड़ेगा। जैसे यहां केटायन को रिमूव करने के लिए बदले में केटायन दिया, तो एनायन को रिमूव करने के लिए भी बदले में एनायन देना पड़ेगा। तो यहां पे लिखता हूं बाय यूजिंग, यहां पे क्या लिखूंगा मैं? बाय यूजिंग बेस रेजिन। और बेस रेजिन कौन सा है? जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा RNH3OH। क्या लिखा हुआ है उसमें? RNH3OH। तो ये OH है और NH3 ये प्लस है, इस तरह का रेजिन होगा। ये क्या देगा? OH- देगा, और बदले में क्या खा जाएगा? HX-। तो हम क्या करेंगे? इसी वाले पार्ट को आगे बढ़ाएंगे, इसी वाले पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, और यहां पे हम H+ और X- वाले पानी को वापस लेके आएंगे, और इस बार हम किससे गुजारेंगे उसको? हम गुजारेंगे उसको RNH3OH से गुजारेंगे बेटा। ये क्या होगा? OH- इसकी जगह आ जाएगा, OH- क्या होगा? इसकी जगह आ जाएगा, OH- यहां लग जाएगा, और ये OH- की जगह चला जाएगा। तो अब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? अब प्रोडक्ट आ जाएगा आपका क्या? H+ OH- एक्वस, है ना, और साथ में क्या हो जाएगा बेटा? आपका हो जाएगा साथ में क्या? RNH3 क्या हो जाएगा आपका? X-।
RnH3 क्या हो जाएगा, X माइनस, ये हो जाएगा सॉलिड। तो आपने क्या किया, वो M प्लस और X माइनस दोनों हटा दिए और बदले में M प्लस के बदले में क्या छोड़ा था, H प्लस छोड़ा था। और फिर उसी पानी को आगे लेके गए एनायन रेजिन से, जो कि बेस रेजिन बोल सकते हो, उसने बदले में एनायन के बदले क्या दे दिया, OH माइनस। अब मुझे जरा बताओ कि ये H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बन जाएंगे बेटा, H2O ही तो है, मिलके क्या बन जाएंगे, ये तो H2O ही होता है। तो इसका मतलब है आपने जो कैटायन और एनायन को एक्सचेंज किया, तो बदले में आपने ऐसा कैटायन दिया और ऐसा एनायन दिया जो आपस में जुड़ के पानी बन गए। आपने H प्लस दिया पहले केस में, ठीक है, वो पानी में चला गया, पानी यहां पर एसिडिक हो गया। फिर उस एसिडिक पानी को आप लेके गए तो वहां पे क्या हुआ, OH माइनस मिल गया और दूसरा वाला एनायन हट गया। OH माइनस मिल गया, उस पहले वाले H प्लस को आपस में जुड़ के H2O ही हो गए। तो जो पानी के साथ पानी ही मिल गया, तो मतलब यहां पर अब कोई भी ना कैटायन है ना एनायन है। इस तरह की चीजों को हम बोलते हैं क्या, हम इस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं, प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर बोलते हैं। डीमिनरलाइज्ड वाटर लेकिन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि कुछ एसेंशियल मिनरल्स जो होते हैं बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, तो वो सब भी इसमें रिमूव हो जाते हैं। इसलिए डीमिनरलाइज्ड वाटर जो है वो प्योरली डीमिनरलाइज्ड वाटर पानी पीने के लिए, मतलब पीने के लिए ठीक नहीं है। चलिए, अगर मुझे इसको फिर से यूटिलाइज करना है, अगर मैं इसका रीजनरेशन करना चाहूं, क्योंकि रेजिन है, कुछ बिगड़ा थोड़ी है, यहां पे फिर से अगर H प्लस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बताओ मुझे, RM के साथ में HCl ले लूं तो मुझे बताओ फिर से क्या बन जाएगा, RH प्लस क्या बन जाएगा, MCl2। क्या बन जाएगा यहाँ पे, RH प्लस MCl बन जाएगा। जैसा भी है, MCl2 बोल दो या MCl बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बन जाएगा। तो इसका जो रीजनरेशन हुआ है, इसका जो रीजनरेशन हुआ है बाय यूजिंग एसिड, बाय यूजिंग एसिड, ये हमने एसिड यूज किया। तो क्या सर इसका भी रीजनरेशन हो सकता है, सर इसका भी रीजनरेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमको X माइनस की जगह वापस पे OH माइनस चाहिए, तो इसका बेस के साथ रीजनरेशन कर दो, इसका रीजनरेशन भी हो सकता है, इसका भी रीजनरेशन हो सकता है। देखो इसका रीजनरेशन कैसे होगा, रीजनरेशन बाय यूजिंग बेस, क्या यूज करोगे, RnH3X माइनस, साथ में आपने NaOH ले लिया। अगेन अब ये OH माइनस यहां, ये यहां, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, RnH3OH। यही तो हमारा रेजिन था, इसको भी रीजनरेट कर सकते हैं। तो रेजिन वेजिन तो बेसिकली कॉलम होते हैं बेटा, उन कॉलम को हम क्या कर रहे हैं, उन कॉलम को फिर से रीजनरेट कर रहे हैं, मतलब वो कॉलम फिर से तैयार हो जाएंगे हमारे लिए इस तरह की चीजें करने के लिए। ठीक है भाई, चले, यह आपका वाटर की हार्डनेस से रिमूवल सारी चीजें हो चुका है, वाटर की हार्डनेस से रिलेटेड सारी बातें हो चुकी है ना। रीजनरेशन ये आगे की स्लाइड पे लिखा हुआ है, बट मैंने आपको बता दिया, तो इस वाली स्लाइड को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने वहीं पे समझा दिया, अलग से एक स्लाइड का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, चलिए इसको एक बार आप नोट करिए, फटाफट से नोट करिए, एक आधे मिनट में आप नोट करिए सिंपल से, फिर इसको अपन H2O2 स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, कर लिया नोट, बढ़े आगे। चलिए, पानी के बारे में सारी जानकारी हो चुकी है, अब हम बढ़ते हैं आगे और आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट पे, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है बेटा H2O2। H2O2 जो है, एक सेकेंड, H2O2 जो है बेटा, H2O2 का मतलब है इसमें H, ये O, ये O, ये H, इस तरह के लिंकेज को बोला जाता है बेटा पेरोक्सो लिंकेज। ये जो OO लिंकेज होता है, OOO, इसको बोला जाता है पेरोक्सो लिंकेज। क्या बोला जाता है इसको, पेरोक्सो लिंकेज बोला जाता है। पेरोक्साइड है, ये पेरोक्साइड है, पेरोक्सो लिंकेज बोल रहे हो, मतलब यहां पर ये है O2 2 माइनस, क्या है बेटा ये O2 2 माइनस, दो ऑक्सीजन के ऊपर दो माइनस है, दो ऑक्सीजन के ऊपर दो माइनस है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -1। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -1। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कितनी बेटा, -1 में पड़ा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां पड़ा है, -1 में पड़ा है। बस यही चीज जो इसके ऑक्सीजन के -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, यही इसकी खूब सारी प्रॉपर्टीज बना सकती है। मतलब कि ये -1 से -2 में भी जा सकता है ऑक्सीजन, और ये -1 से 0 में भी आ सकता है। जब -1 से -2 में जाएगा तो खुद रिड्यूस होगा, -1 से -2 गया, ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई, ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना कहलाता है रिडक्शन, मतलब इसका खुद का रिडक्शन हुआ। तो जब ये -1 से -2 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसका खुद का रिड्यूसन हुआ। और अगर ये -1 से 0 में आए
तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि -1 से ज्यादा 0 होता है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो उस केस में फिर ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन होगा। इस तरह से इसकी खूब सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आती है सामने निकल के। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। रिडॉक्स चैप्टर के अंदर बकायदा आपको H2O2 की खूब सारी रिएक्शंस दिखाई गई होगी। कहीं पर H2O2 का रिडक्शन हो रहा होगा, कहीं पर H2O2 में ऑक्सीजन का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। चलिए उन सारी बातों पर भी आएंगे अपन। फिलहाल चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, उसके बाद मूव करेंगे इसके प्रिपरेशन की तरफ। जल्दी जल्दी देख लो बेटा, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट था वाटर की हार्डनेस वो हमने पहले ही देख लिया। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि ये एक ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। अगर बहुत आसानी से देखें, बहुत और ज्यादा अप्रोप्रिएट देखें तो क्या है, ओपन बुक भी नहीं, हाफ ओपन बुक। अभी अगर ये किताब जो है बेटा ये इस तरह से पड़ी है, ठीक है, अगर ये किताब खुलेगी तो एंगल ऐसा हो जाएगा दो फेज के बीच में। मतलब मान लीजिए लगभग अगर 90 डिग्री है तो एग्जैक्ट हाफ किताब जो है वो ओपन ऐसे होती है। अगर मैं इसको और ज्यादा ऐसे कर दूं तो इनके बीच का एंगल बढ़ गया, उन दो किताबों के जो फेज हैं उनका एंगल बढ़ गया। उसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। इनके बीच में, इन दोनों हाथों के बीच में जो आपको एंगल दिख रहा है बेटा, उसको क्या कहा जाता है, डाईहेड्रल एंगल। ये रहा, ये डाईहेड्रल एंगल है। गैस फेज में ये डाईहेड्रल एंगल आपको ज्यादा दिख रहा है, सॉलिड फेज में आपको ये लगभग 90 डिग्री दिख रहा है, एग्जैक्ट 90 डिग्री के आसपास पड़ा है, देख लो। लेकिन गैस फेज में डाईहेड्रल एंगल ज्यादा है। डाईहेड्रल एंगल नाम बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है बेटा इसका नाम, ये डाईहेड्रल एंगल है। ये थीटा क्या है, डाईहेड्रल एंगल, ठीक है। और ये डाईहेड्रल एंगल जो है वो किसका ज्यादा होता है, H2O2। H2O2 गैस का ज्यादा होता है H2O2 सॉलिड में। H2O2 गैस से ज्यादा किसका होता है, H2O2 सॉलिड में ज्यादा होता है। ये थीटा कहलाता है डाईहेड्रल एंगल। याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाने का तरीका है, मैं हमेशा बताता हूं। गैस फेज कब आएगी, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे। गैसियस फेज कब आएगी, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा किताब तभी खुलेगी। टेम्परेचर जब बढ़ेगा किताब तभी खुलेगी, और जब किताब खुलेगी तो एंगल बढ़ेगा। हमारे घर में भी जब तापमान बढ़ता है तभी हम किताब खोलते हैं, मतलब हम पढ़ने बैठ जाते हैं। लगता है पापा का मूड खराब है, तापमान गर्म है, तो फिर हम फटाफट पढ़ने बैठ जाते हैं। उससे याद हो जाएगा आपको कि गैस फेज में किताब जो है वो खुलती है। उसके अलावा ये कम ज्यादा देख लेना, वैल्यूज याद नहीं करनी है, कम ज्यादा देख लेना, कौन कम कौन ज्यादा है। फिर भी मैं केवल डाईहेड्रल एंगल ही इंपॉर्टेंट है, गैस ये लेंथ वगैरह नहीं पूछी जाती। हाँ बट क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है और मेंशन किया हुआ है तो वैल्यूज तो नहीं पूछेगा, लेकिन कम ज्यादा पूछ सकता है। तो वो वैल्यूज आपके सामने है, आप कौन कम है, कौन सा ज्यादा है, कौन से फेज में क्या ज्यादा है, सब पता लगेगा। नॉन प्लेनर होता है, ऑब्वियसली नॉन प्लेनर ही दिखेगा यहां पे आपको, ठीक है। आ जाइए आगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड एंड रिमूविंग एक्सेस वाटर बाय इवापोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। रिड्यूस्ड प्रेशर में इसका इवापोरेट किया जाता है। प्रेशर कम करने से क्या होता है कि इस बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। प्रेशर कम करोगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। प्रेशर कम कर दो, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे तो उनके बीच का एसोसिएशन कम हो जाएगा, और जब एसोसिएशन कम हो जाएगा तो उनके इवापोरेशन की कंडीशन बढ़ जाती है। मतलब लो टेम्परेचर पर जितना कम टेम्परेचर आपको पहले देना पड़ता उतना टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर कम रखोगे और फिर आप टेम्परेचर दोगे तो मॉलिक्यूल्स अगर प्रेशर में नहीं है तो इजीली इवापोरेट होना पसंद करेंगे। इसलिए रिड्यूस्ड प्रेशर मतलब प्रेशर घटा के उसको क्या किया जाता है, इवापोरेट किया जाता है, ताकि वो आसानी से रिमूव जो है इजीली जो है वो इवापोरेट हो पाए। क्योंकि H2O2 के साथ क्या होता है कि बेटा H2O है, साथ में लिखा हुआ है ना, रिमूविंग एक्सेस वाटर। आपने H2O2 तो बना लिया लेकिन उसके साथ पानी भी जुड़ा हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल्स और H2O2 के मॉलिक्यूल्स को, पानी के मॉलिक्यूल्स और H2O2 के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है। डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, इवापोरेशन डिस्टिलेशन एक ही बात है। उनको वेपर बना के करते हैं और रिड्यूस प्रेशर रखते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन जो है वो कम से कम हो और वो इजीली इवापोरेट हो सके। तो वो हमारे लिए सहूलियत हो जाती है, ठीक है। ज्यादा बात इसके बारे में नहीं की हुई है, खाली नाम लिखा हुआ है रिड्यूस्ड प्रेशर वाला। चलिए BaO2 जो है, पेरोक्साइड जो है वो पेरोक्साइड होता है बेटा O22-। पेरोक्साइड क्या होता है, O22-। अगर इसको 2H+ खिला दोगे, अगर इसको 2H+ खिला दोगे तो क्या बन जाएगा, H2O2। मतलब दुनिया में जो पेरोक्साइड्स हैं, दुनिया में जो पेरोक्साइड्स हैं वो क्या बनाते हैं, H2O2 बनाते हैं। तो पेरोक्साइड्स को अगर H+ मिल गया
वो H प्लस कौन दे रहा है बेटा, ये दे रहा है, ये H प्लस दे रहा है। ये कितने H प्लस दे रहा है, मान लिया इसने अपन ने 2 H प्लस दे दिया, वो 2 H प्लस यहां जाके टकरा जाएंगे। तो ये तो बन जाएगा BaSO4 और साथ में उसका जो O2 2 माइनस है, O2 2 माइनस है, उसको ये 2 H प्लस खा जाएगा। O2 2 माइनस को क्या कौन खा जाएगा बेटा, O2 2 माइनस को ये 2 H प्लस खा जाएंगे। ये यहां पे देख लो इस तरह से, तो ये क्या बनेगा, H2O2 बन जाएगा और साथ में H2O भी बनेगा, जिसको हम क्या करेंगे, इवापोरेशन से अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर के इवापोरेशन करके सेपरेट कर लेते हैं। वो बेसिकली प्यूरिफिकेशन वाली बात हो गई है। यहां पर बात अगर प्रिपरेशन की बात करें तो वो H2O2 तो बन चुका है हमारे पास, और जो सल्फेट आयन था SO4 2 माइनस था, वो कहां जाके चिपक गया, बेरियम के साथ जाके चिपक गया, तो ये बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है भाई, चले आगे। इलेक्ट्रोलाइसिक प्रोसेस दूसरा प्रोसेस है, दो तीन प्रोसेस हैं, ये दोनों लेबोरेटरिकल मेथड है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है कि H2SO4 को जब तोड़ते हैं तो वो किस में टूटता है, H प्लस और HSO4 माइनस में टूटेगा, H प्लस और HSO4 माइनस में टूटेगा। अब जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H प्लस केटायन कैथोड पे जाएगा, केटायन कहां जाएगा, कैथोड पे, और एनायन कहां जाएगा, एनोड पे। एनायन कौन सा है, HSO4 माइनस है, तो ये कहां जाएगा, एनोड पे। ये दोनों जाके क्या होते हैं, डिस्चार्ज हो जाएंगे। जब बेटा H प्लस डिस्चार्ज होगा मतलब जीरो आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा। अब तक हमको कोई लेना देना नहीं, कैथोड कैथोड तक की बात पे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहां से हमको H2O2 मिलने वाला नहीं है। हमको मतलब है एनोड की इस रिएक्शन से, हमको मतलब है इस पूरे वाले में। एनसीईआरटी में आप जाके देखोगे तो पूरी रिएक्शन को यहीं से शुरू किया गया है। एनसीईआरटी में जाके देखोगे तो जो मैंने येलो बॉक्स बनाया है, एनसीईआरटी में इसी रिएक्शन से उठाया है पूरे इस प्रोसेस को। लेकिन मैंने आपको इससे पहले के प्रोसेस भी बता दिए कि ये कहां से आया। इसको बोलते हैं बेटा बाइसल्फेट आयन। इसको क्या बोलते हैं, बाइसल्फेट आयन। जिस तरह से बाइकार्बोनेट होता है उस तरह से बाइसल्फेट आयन भी होगा। बाइसल्फेट आयन को जब न्यूट्रलाइज किया तो बेटा ये जो माइनस चार्ज आपको दिख रहा है ये किस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको मैंने लिख दिया 2HSO4। HSO4 2HSO4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, H2S2O8 लिख सकता हूं बेटा। तो मैंने यहां पे लिख दिया H2S2O8, H2S2O8 लिख दिया। कैसे बना, 2HSO4 माइनस है वो न्यूट्रलाइज हुआ, वो दोनों न्यूट्रलाइज होके 2 यूनिट बन गई, माइनस गायब हो गया और ये 2 यूनिट है। माइनस गायब करना है और 2 यूनिट को जोड़ना है, माइनस गायब करना है 2 यूनिट को जोड़ना है, तो बताओ क्या लिख दूंगा, H2S2O8। जब मैंने H2S2O8 में H2O डाला, जब मैंने H2S2O8 में कितना H2O डाला, यहां पे 2 H2O लिख देते हैं, 2 H2O लिया तो हमारे सामने प्रोडक्ट आएगा 2H2SO4 और साथ में क्या बन जाएगा, H2O2। 2H2SO4 और साथ में क्या बन जाएगा, H2O2। सर ये कैसे हुआ, तो देख लेते हैं भाई। चलो इसको देखो, इसको ऐसे समझ लो, ये क्या था, H2S2O8। आप जाके 12th क्लास में पढ़ोगे। अभी के लिए अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रही तो घबराना नहीं है बेटा, ये 12th क्लास की बातें सब समझ आ जाएगा। ये पेरोक्सो लिंकेज होता है, ये H2S2O8 है, गिन लेना सही है क्या, H2S2O8 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, H2S2O8 हो गया। अब देखो इसमें हमने पानी डाल दिया तो वो जो पानी है वो कहां जाएगा, इस तरह से इसको तोड़ेगा। इधर H प्लस है, इधर OH माइनस है, इधर H प्लस है, इधर OH माइनस है। 2 मोल लिए आपने पानी के, तो बेटा इसको कैलकुलेट, इसको देखो, देखा इसको क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, देखो ये देखो H2SO4, ये क्या बन रहा है बेटा, H2SO4 ये बन गया। ऐसे कितने मोल बनेंगे, 2 बनेंगे, तो ये 2 H2SO4। बीच में से क्या निकल के आ गया, H2O2। बीच में से क्या निकल के आ गया बेटा, H2O2। इस तरह से यहां पर हम बना सकते हैं क्या, H2O2 बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक प्रिपरेशन और आ जाती है। इंडस्ट्रियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 एल्किल एंथ्राक्विनोल्स। 2 एल्किल एंथ्राक्विनोल्स, एल्किल इसलिए बोला क्योंकि एल्किल ग्रुप लग रहा है और सेकंड पोजीशन पे लग रहा है, इसलिए बोले इसको क्या, 2 एल्किल एंथ्राक्विनोल। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करोगे, ओल का ऑक्सीडेशन करोगे, एल्कोहल का OH ग्रुप है इसलिए ओल बोला, इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये कीटोन बन जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 एल्किल एंथ्राक्विनोन। अब मैंने क्विनोन बोल दिया क्योंकि यहां पर ओन आ गया, कीटोन आ गया। तो बेसिकली क्या हुआ बेटा कि जब आपने इसका ऑक्सीडेशन किया तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, O2 के साथ करवाई भाई। तो इसने क्या छोड़ दिया, H छोड़ दिया।
और जब H छोड़ दिया तो वो कौन खा गया, H2 खा गया, और क्या बन गया, H2O2 बन गया। तो जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो हमको H2O2 मिल गया। तो क्या अब हमारे ये किसी काम का नहीं है? इसको फिर से हाइड्रोजन खिलाओ, मतलब इसको रिडक्शन किया, उससे हमको H2O2 नहीं मिलेगा, लेकिन उससे हमको वापस ये मिल जाएगा, उससे हमको वापस ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसको वापस O2 खिलाएंगे, फिर से H2O2 मिल जाएगा। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, ये जो H2 है ये O2 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करती, अगर करती तो हम डायरेक्ट ही H2O2 बना लेते। H2 और O2 दोनों की बॉन्ड एंथैल्पीज बहुत ज्यादा होती है, डायरेक्ट पड़े पड़े रिएक्शन नहीं करते। तो हम क्या कर रहे हैं, इस मोहरे को ले रहे हैं। बेसिकली इस पर जो हाइड्रोजन है उसको किसको खिला रहे हैं, O2 को खिला रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन, और क्या बना रहे हैं, H2O2। फिर इसको फेंक नहीं रहे, बोले भाई तू हमारे काम का है, तेरे को बदल बदल के अब तेरे पे वापस H2 चिपकाएंगे, मतलब हमने इसका रिडक्शन किया, इस पर वापस H2 चिपकाया, इसको वापस ऐसा बना दिया, फिर इस पे वापस O2 चिपकाया, इस पे वापस। तो बेसिकली इसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, गायब कौन हो रहे हैं, O2 और H2 यहां से कंज्यूम होते जा रहे हैं। तो हम O2 और H2 को ही तो आपस में चिपका रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट नहीं ले पा रहा है, O2 जो है वो H2 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए हम H2 को इस पे चिपका चिपका के दिखा रहे हैं कि ले भाई यहां से ले जा, तू यहां से ले जा, यहां से ले जा, है ना। तो वो यहां से ले जा रहा है और कुछ नहीं है। तो ये इसको बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ टू एल्किल एंथ्राक्विनोल। एंथ्राक्विनोल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो H2O2 मिलेगा, फिर जो हमको एल्किल एंथ्राक्विनोन मिलेगा साथ में, उसको फेंकेंगे नहीं, उस पे वापस H2 चिपकाएंगे, उसको फिर से ऐसा बनाएंगे, फिर O2 खिलाएंगे, फिर हमको H2O2 मिलेगा। मतलब इसके कन्वर्जन से हमको H2O2 मिलता जा रहा है। ये इंडस्ट्रियल मेथड हो गया। अब बात आती है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। खूब सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जरा देखिए इसको। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस लिक्विड होता है, और इम्प्योर होता है विथ ब्लूइश लेयर। इसकी सरफेस पे ब्लू कलर की लेयर होती है, इस वजह से इसकी सरफेस जो है वो इम्प्योर रहती है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। इट हैज मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन H2O, बिकॉज यहां पे साइट्स ज्यादा है। बिकॉज यहां पर H2O जो है, अगर आप H2O की बात करोगे तो ये ऐसा होता है बेटा, तो यहां से एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तो ये कितनी जगह से साइट कर सकता है, ये कितनी जगह से हमने देखा था, ये 4 साइट है। कितनी साइट है, 4 साइट है। लेकिन H2O2 की अगर बात करें तो ये 2 लोन पेयर यहाँ है, फिर ये 2 लोन पेयर यहाँ है, फिर यहाँ पे वापस से क्या आ जाएगा, H आ जाएगा बेटा, H यहाँ पे। तो ये कितनी जगह से कर सकता है, जरा देखना। ये कर सकता है 1, ये कर सकता है 2, ये कर सकता है 3, ये कर सकता है 4, ये कर सकता है 5, ये कर सकता है 6। तो इसमें 6 साइट है। इसमें कितनी साइट है, 6 साइट है। तो इस वजह से इसमें H बॉन्डिंग का एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है टोटल नंबर, ना कि स्ट्रेंथ। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ H बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा होगी H2O की। ये डाइबेसिक एसिड होता है क्योंकि ये H+2 जगह से रिमूव कर सकता है, ये भी डाइबेसिक एसिड होता है। उसके बाद इट हैज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अभी आगे इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इससे आगे वाली स्लाइड पर हम यही सब शुरू करेंगे। H2O2 easily decomposes in presence of metal surfaces, alkali traces, glass bottles, sunlight and temperature. So H2O2 always kept in dark wax coated plastic bottles. ये बहुत सेंसिटिव है, इसको सनलाइट में नहीं छोड़ सकते, ये डिकम्पोज होना स्टार्ट कर सकता है। इसको मेटल की सरफेस पे नहीं, इसको कुछ भी नहीं पसंद, इसको मिट्टी नहीं पसंद, ये मतलब क्या बोलते हैं, सॉइल से भी है ना, मेटल से भी, सरफेस से भी, एल्कली ट्रैश अगर कुछ है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, किसी से भी इसको एलर्जी हो सकती है। ये बहुत खराब आदमी, बहुत इरिटेटेड आदमी है H2O2। इसलिए H2O2 को हमेशा डार्क बॉटल्स में रखा जाता है, डार्क प्लेसेस पे रखा जाता है। अंबर कलर की बॉटल्स जो होती है, जो अपने कफ सिरप की डार्क ब्राउन कलर की बॉटल होती है, उसको अंबर कलर बोलते हैं, उसके वो भी प्लास्टिक बॉटल में रखा जाता है, उनमें भी प्लास्टिक बॉटल यूज की जाती है, और एक ठंडे जगह पे रखा जाता है क्योंकि टेम्परेचर से भी भाई साहब बिगड़ सकते हैं। तो इन भाई साहब का कुछ लेना देना नहीं, इनको पहले, ये हर जगह डिकम्पोज हो सकते हैं, ये कहां नहीं होंगे वो याद कर लो। इनको स्टोर किया जाता है कहां पे, डार्क अंबर कलर की बोतल पर ठंडे जगह पे रखा जाता है। ठीक है भाई। उसके अलावा 30% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज कॉल्ड परहाइड्रोल। ठीक है, और यहां पे एक चीज ऐड कर देता हूं, नहीं है, यूरिया इज मिक्स्ड एज ए स्टेबलाइजर। इसमें यूरिया मिक्स कर लिया जाता है स्टेबलाइजर की तरह, ताकि इसका डिकम्पोजिशन रुक सके।
यूरिया को हम यूज करते हैं डी स्टेबलाइजर की तरह। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। मतलब ये सीधे सीधे सवाल आ सकते हैं, पर हाइड्रोल क्या कहता है, तो 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज नोन एज पर हाइड्रोल होता है बेटा। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H2O2 है ना, इट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ये दोनों की तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, ये दोनों की तरह काम कर सकता है बेटा। क्योंकि यहां पर H2O2 में जो O2 है वो O2 2 माइनस है, यानी कि ये है परोक्साइड। ये क्या है बेटा, परोक्साइड है। और परोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, तो ये -1 है। तो बताओ मुझे ये -1 कहां कहां जा सकता है, ये -1 -2 में जा सकता है, और ये -1 जो है वो 0 में आ सकता है। जब ये -1 जो है -2 में जाएगा तो इसका मतलब है इसका खुद का रिडक्शन होगा, तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, है ना। और ये 0 में भी आ सकता है, ये दोनों तरफ जा सकता है, इसलिए दोनों तरह की रिएक्शंस दिखा सकता है। ये OA भी है और RA भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। यहां देखिए ये -1 से 0 में आ गया, -1 से 0 में आ गया। इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे बेटा, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। -1 से 0 में आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, पहले बता देता हूं, आपने वैसे पढ़ लिया होगा रिडॉक्स में। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म्स में अगर बात करें तो वो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना बढ़ना कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन यहां हुआ क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ गया। यहां पे जरा देखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई, मतलब यहां क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। यहां क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। अब आप अच्छे से जानते हो, बिल्कुल ताजा ताजा पड़ा हुआ है कि जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये किसके साथ ऐसा काम कर रहा होगा, विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा होगा। तो जब जब भी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सामने यहां देखिए -1 से जब -2 में आया तो इसका खुद का रिडक्शन हुआ। जिनका खुद का रिडक्शन होता है वो कैसे होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो साथ में यहां कौन होगा बेटा, विथ रिड्यूसिंग एजेंट, यहां कोई फिर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जब खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो फिर ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि H2O में फिर ये क्या होगा, -2 में आ गया, -1 से क्या आ गया, -2 में आ गया, तो इसका खुद का रिडक्शन हो गया। आई होप अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई है तो आगे कुछ बचा ही नहीं है। अब आप थोड़ा सा समझ जाओगे कि किसको क्या करना है। बेटो देखो, बेटो इसका समझिए बात को। एक सेकेंड, हाँ चलिए देखिए, H2O2 क्या है भाई, -1 है। क्या काम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद क्या होंगे, गेट रिड्यूस्ड। क्या लिखोगे इसको, गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ। अगर ये रिड्यूस होगा तो इसका मतलब है यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, H2O आ जाएगा इन सब में, क्योंकि ये कहां आ जाएगा, -2 में आ जाएगा, तो ये सब H2O2 हो गए। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये सब क्या होंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। कुल मिला के H2O2 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इन सब को ऑक्सीडाइज करेगा, और इन सब को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। इन सब की क्या बढ़ेगी बेटा, ऑक्सीडेशन, इन सब की क्या बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। तो बताओ ये +2 से कहां आ जाएगा, +3 में आ जाएगा, ये भी +3 में आ जाएगा। ये बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम ले लो, ये बेसिक मीडियम ले लो, दोनों में ही आयरन को ये कहां पहुंचा सकता है, +3 में पहुंचा सकता है। उसके बाद हम बात करें आगे H2S, तो बेटा यहां पे सल्फर -2 में पड़ा है तो यहां पे आ जाएगा ये सल्फर 0 में, ऑक्सीडेशन स्टेट बन गया। यहां पे PbS जो है वो -2 में पड़ा है, इसको ले आता है ये कहां पर, PbSO4, PbSO4, यानी ये इसको +6 में पहुंचा देता है बेटा। -2 से +6 में भी ऑक्सीडेशन होगा, -2 से 0 में भी ऑक्सीडेशन होगा। जो आपका मैंगनीज है वो +2 में है, और यहां पे बेसिक मीडियम लिखा है तो ये मैंगनीज +4 में आ जाएगा, क्योंकि मैंगनीज जो है वो बेसिक मीडियम में +4 में ज्यादा स्टेबल होता है।
ठीक है, ये सब रिडॉक्स में आपने पढ़ा होगा, ताजा ताजा पढ़ा हुआ है, आपको सब कुछ याद आ रहा होगा, है ना। मैंगनीज जो है वो +4 में ज्यादा स्टेबल होता है, बेसिक मीडियम है तो। एसिडिक मीडियम है तो मैंगनीज +2 में ज्यादा स्टेबल होगा, वो यहां समझ आ जाएगा। चलिए, H2O2 अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज्ड itself एक सेकेंड, ऑक्सीडाइड इटसेल्फ, यानी कि यहां इन सब में साथ में प्रोडक्ट कौन सा आएगा, ऑक्सीजन 0 बन जाएगा। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो जाहिर सी बात है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो ये खुद रिड्यूस होंगे। मतलब मैंगनीज, अगर आप एसिडिक मीडियम देख रहे हैं तो मैंगनीज को +2 में स्टेबल कर दो, -+7 से +2 में इसका रिडक्शन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट H2O2। अगेन ये मैंगनीज जो है वो +4 में आ गया क्योंकि बेसिक मीडियम है, 7 से 4 आना भी तो बेटा रिडक्शन है। उसके बाद ये +1 में पड़ा है क्लोरीन, इसको इसने बदल दिया HCl जो कि -1 हो जाएगा। I2 0 है, यहां पे I2 वैसे स्टेबल होता है लेकिन अगर मीडियम बेसिक है तो ये I- में ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये सब आपने रिडॉक्स में पढ़ा हुआ होगा, मैंने आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर दिया है। ये H2O2 की रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, चले आगे। यूसेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक यूज होता है। H2O2 को अगर N2H4 के साथ मिला दो तो रॉकेट फ्यूल की तरह भी काम करता है, रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है। हेयर डाइंग, मतलब बालों को डाई वाई करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यूसेस है बेटा, इसलिए मैंने ज्यादा इस पे कुछ समझाना है नहीं, आप तो समझदार हैं। अब आ जाता है हैवी वाटर। हैवी वाटर में हमने देख लिया क्या, D2O की कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। बस ये एक ही स्लाइड है D2O की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है D2O के बारे में। मैंने जैसा कि बताया था D2O और H2O की मैंने सारी प्रॉपर्टी कंपेयर करवाई थी, सारी D2O की ज्यादा थी, इसलिए लिखा है नियरली ऑल फिजिकल कांस्टेंट्स आर हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाटर। सारे इसके ज्यादा थे, एक चीज जो है वो H2O की ज्यादा थी, एंड दैट इज क्या था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, मोर एसोसिएशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ D2O एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी वाटर, बिकॉज इसका मास ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, मास ज्यादा है तो कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि सरफेस पे चार्जेस ज्यादा होते हैं मॉलिक्यूल के, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन वीक है मानता हूं, लेकिन वो भी ज्यादा है। यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसको मॉडरेटर के लिए यूज किया जाता है। स्पीड कम करनी होती है न्यूट्रॉन्स की तो उसके लिए यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। चलिए, उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। D2O इज केमिकली सिमिलर टू H2O, बट D2O रिएक्ट मोर स्लोली देन H2O। सेम होता है बट रिएक्शन स्लो होगी, कुछ भी अलग नहीं होगा, बस सब धीमा होगा। और धीमा होने की वजह है because of high bond enthalpy of OD bond। OD बॉन्ड की जो हाई बॉन्ड एंथैल्पी है उसकी वजह से ये बॉन्ड टूटता धीमे है, और टूटेगा धीमे तो रिएक्शन भी धीमे करेगा। तो सारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, बट D2O जो है वो क्या करता है, धीमे रिएक्ट करता है। रीजन है उसका कि उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा है, हमने पढ़ा था उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है। चलिए आगे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ये हमारा चैप्टर तो पूरा हो चुका है, 2-4 सवाल कर लेते हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल प्रोड्यूस बोल रहा है बेटा, परमानेंट हार्डनेस। कह रहा परमानेंट हार्डनेस से परमानेंट हार्डनेस कैसे कोज कर सकते हैं, मतलब परमानेंट हार्डनेस हमको लानी है, रिमूव नहीं करनी है। तो परमानेंट हार्डनेस के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं बेटा, तो परमानेंट हार्डनेस के लिए जिम्मेदार होता है या तो CaSO4 या फिर MgSO4 या फिर CaCl2 या फिर MgCl2। इनमें से जो भी ऑप्शन होगा, अगर इनके साथ हम पानी को सैचुरेट कर देंगे, पानी के अंदर हम ये मिला देंगे तो हम सॉफ्ट से उसको हार्ड बना देंगे। ये भी वही कह रहा है कि हार्ड कैसे बनाए, सॉफ्ट नहीं बनाना है इसको, हार्ड बनाना, उल्टा सोचना है। एडिशन ऑफ Na2SO पर, अब सल्फेट तो ठीक है लेकिन किसका होना चाहिए, कैल्शियम मैग्नीशियम का होना चाहिए, नहीं होगा। सैचुरेशन ऑफ वाटर विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, नॉट, बिकॉज कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलाने से परमानेंट हार्ड नहीं बनेगा बेटा, कैसा बनेगा, टेम्परेरी हार्ड बनेगा। सैचुरेशन ऑफ वाटर विथ MgCO3,
MgCO3 गलत, क्योंकि मैग्नीशियम का सल्फेट चाहिए। सैचुरेशन ऑफ वाटर विथ CaSO4, हाँ तो इनमें से अपना CaSO4 बैठ रहा है, तो यहाँ पे अपन आंसर टिक कर देंगे, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? आ जाओ आगे। हार्ड वाटर व्हेन पास्ड थ्रू आयन एक्सचेंज रेजिन कंटेनिंग RCOOH, अब दिखती बात है बेटा, ये RCOOH है तो ये H+ देगा। अब H+ के बदले में क्या हटाएगा? तो हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम होता है या मैग्नीशियम होता है, जिनको हटा देगा, क्योंकि ये कैटायन देगा तो कैटायन हटाएगा, तो इसमें से क्लोराइड सल्फेट तो वैसे कट गए, इसका कोई मतलब नहीं, तो ये आंसर हो गया। कैल्शियम को हटा देगा या फिर मैग्नीशियम को हटा देगा। H+ क्या करेगा, कैटायन को हटाता है। हार्ड की बात बोल दी तो ये सीधी सिंपल सी बात है, इसने सिंपल सी बात है, कौन से की बात कर ली बेटा, इसने कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात कर ली। परमानेंट हार्डनेस इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, फिर से वही चीज है, अब बताऊंगा नहीं बार बार। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से होती है, इसमें बाकी तो ऑप्शन है नहीं। चलिए हाँ जी, चलिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हाइड्रोजन। आप जाइए जाके एनसीईआरटी पढ़िए, है ना। ये सब पढ़ने के बाद, ये दोनों लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझने और देखने के बाद आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए, उसके बाद आपको कंप्लीट फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ अब हाइड्रोजन में हमको कोई भी कुछ भी पूछ ले हम आंसर कर लेंगे। जाके चेक करिएगा एनसीईआरटी, फिर से बोल रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी एक बार फिर बोल देता हूं, एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी पढ़नी है। विदाउट एनसीईआरटी हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक हमेशा इनकम्प्लीट लगेंगे, ये साथ में पढ़नी पड़ेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।